गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आवाज आ रही है, आवाज पहुंच रही है हमारी आप तक। हाँ जी, स्वागत है, आप सभी का स्वागत है। चलिए आ जाइए, ज्वाइन कर लीजिए सभी। मैं उनकी महफिले इज्जत से कांप जाता हूँ जो घर को फूक कर दुनिया में राज करते हैं। जी हाँ, मोहम्मद इकबाल की इस लाइन से मैं आज का ये सेशन शुरू कर दूंगा। कल क्लास नहीं हो पाई थी उसके पीछे थोड़ा सा एक कारण ये है कि कल थोड़ा सा इमरजेंसी वर्क आ गया था, इस वजह से मुझे कहीं निकलना पड़ गया था। इसलिए मैंने सोचा कि चलो सैटरडे संडे में क्लास लेके ख़त्म कर लेंगे। ठीक है। जी हाँ। तो आज का ये सेशन जो है भगत सिंह पे है। क्लियर है। हाँ, और आज इस सेशन की शुरुआत हम यहाँ से करेंगे। आज के सेशन में मैं आपको उस पात्र के बारे में, उस व्यक्ति के बारे में आपके साथ में डिस्कस करूंगा। कहते हैं ना कि कई लोगों को एक बहुत लंबा समय हो जाता है, बहुत अरसा हो जाता है, लेकिन पता नहीं चलता कि जीवन में मुकाम क्या हासिल करना है। एक ये पात्र है जो आज के हमारे इस लेक्चर का पात्र है, शहीद भगत सिंह, जो मात्र कुछ वर्ष की आयु में फांसी पे चढ़ जाते हैं। तो आज का ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी सी चर्चा आपके साथ में और भी करूंगा। आंसर मेरे पास पड़ा हुआ है। क्या आप लोगों ने भी कोई टेलीग्राम बना रखा है क्या? कोई मुझे ईमेल कर देगा, एक बच्चा कोई। ठीक है जो, हाँ, और मैं दे दूंगा तो आप उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिएगा, मैं ईमेल पे दे दूंगा। ठीक है। हाँ, चलिए यहाँ पे देखेंगे बच्चों। कल मैं सुबह से बाहर था कुछ कार्य की वजह से। ठीक है। हाँ, यूट्यूब पे आंसर राइटिंग का सेशन अगले सैटरडे से होगा, कल यही पढ़ाऊंगा मैं। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं जो कि बहुत जरूरी है। क्लियर है। आज के सेशन में हम ये दो टॉपिक भी देखेंगे। जरूरी क्या है? क्या आप लोगों को नहीं मालूम है कि एक आपके पास में ऑप्शन है डाउट इंजन का? आप अगर चाहें तो आपके इस लेक्चर के सेक्शन में जाकर किसी भी पीपीटी पे, ठीक है, हाँ, किसी भी पीपीटी पे जाके आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। अब विद इन 24 आवर्स जो हमारे एक्सपर्ट हैं, क्लियर है, हाँ, वो उस डाउट का रिप्लाई करेंगे। उस डाउट का रिप्लाई आपको मिलेगा। तो कम से कम आप इसमें पीपीटी पे जाकर डाउट पूछेंगे तो ज्यादा क्लियरिटी होगी कि आप जानना क्या चाह रहे हैं। क्लियर है। हाँ, तो एक आपको यहां पर ये मुद्दा देखने को मिल जाएगा, ये डाउट इंजन में आपको मिलेगा। क्लियर है। हाँ, तो एक पॉइंट आपको यहां पे मिल जाएगा। अगर रिप्लाई नहीं मिलता अभी आप करिए और फिर मैसेज करिए कि आप उसमें ये भी लिखिएगा रिप्लाई नहीं मिलता तो खुद ही करेंगे, क्योंकि आज मुझे बताया गया कि 24 आवर्स में आपको रिप्लाई मिलेगा। ठीक है। हाँ, तो एक पॉइंट यहाँ पे ये हो जाएगा। कहाँ मैंने देखा लास्ट की पिछले 2-3 में तो कुछ नहीं हुआ। मैं तो, मुझे तो रिप्लाई, मैं तो दे दो रिप्लाई ढूंढता रहता, तुम पूछते ही नहीं हो। ठीक है। हाँ, दूसरी बात, ठीक है, दूसरी बात हम करेंगे बाद में। सबसे पहले भगत सिंह को पढ़ाने से पहले आप में से बहुत से बच्चों के मन में डाउट था, मैंने ये डाउट ही लेकर आया हूँ। मैं आज अपने पुराने लेक्चर देख रहा था तो बच्चों ने डाउट पूछा था, सर कम्युनलिज्म क्या होता है, एक बार बता दीजिए। तो हम भगत सिंह को स्टार्ट करने से पहले एक बार कम्युनलिज्म पढ़ लें, क्योंकि भगत सिंह का लेक्चर खत्म होते होते हम लोग के आज शायद पते ठिकाने कुछ और होंगे इसलिए मैं चाह रहा हूं कि हम लोग एक बार कम्युनिज्म जो है, कम्युनलिज्म जो है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लें। ठीक है। हाँ, क्लियर है। चलिए, अब आपस में डाउट पूछते रहो या तो पढ़ लो। ठीक है। जी हाँ, आइए। कम्युनलिज्म जो है ना, इसे हिंदी में एक खास शब्द कहते हैं संप्रदायवाद। बेटा ये एनसीईआरटी से बनाया गया है और मैंने इसको एक डायग्राम में तैयार कर दिया आपके लिए ताकि आपके लिए आसान हो जाए। ठीक है। हाँ,
तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखिए हाँ, बैक डेट की क्लास के भी डाउट पूछो। कम्युनलिज्म, देखिए क्या लिखा हुआ है, कम्युनलिज्म हैज नथिंग टू डू विथ रिलीजन नाइदर, ये देखो ऊपर खून बह रहा है, इससे आप समझ सकते हो, नथिंग टू डू विथ रिलीजन नाइदर इट इज इंस्पायर्ड बाय रिलीजन। एनसीईआरटी में एक लाइन बिल्कुल क्लियर क्लियर लिखी है कि कम्युनलिज्म संप्रदायवाद का धर्म के साथ कोई संबंध नहीं है और ना तो यह धर्म के द्वारा प्रभावित है, मतलब ना तो धर्म के साथ कोई संबंध है ना धर्म के द्वारा प्रभावित है। तो आज के बाद अगर आपको कभी ये कम्युनलिज्म शब्द दिखे तो आप कृपया करके इसे संप्रदायवाद के साथ मत जोड़ दीजिएगा। जैसे बहुत से बच्चे, जब भगत सिंह की बात करता हूं तो मैं बोलूंगा जरा भगत सिंह बन के तो दिखाओ, तो हम क्या करते हैं भगत सिंह बनने के लिए, हम मतलब ऐसे हैट लगाएंगे, ठीक है, और थोड़ा सा यूं ऐसे करेंगे, पिस्टल स्टल दिखाएंगे, बोले भगत सिंह। भगत सिंह वह व्यक्ति था जिसने कई 100 किताबें पढ़ी थी। भगत सिंह वह बालक था जिसने अपनी 16 साल की उम्र तक यह डिसाइड कर लिया था कि मुझे करना क्या है। उससे खैर पहले, बहुत पहले भगत सिंह के जीवन को जानना है तो कम से कम आप ये समझ लीजिए, उनके एक समय में, उनके एक माइंड में 1000 अंतर्गत जो अंतर्निहित जो दिमाग है वो चलते थे, क्योंकि उनको हजारों किताबों का ज्ञान था। ठीक है, हाँ, क्लियर है। तो ये आपको यहां पे देखने को मिलेगा कि कम्युनलिज्म हैज नथिंग टू डू विथ रिलीजन नाइदर इट इज इंस्पायर्ड बाय रिलीजन। ये एक पॉलिटिकल ट्रेड होता है, ठीक है, मतलब ये जो रिलीजियस कॉन्शियस है, मतलब हमारे देश में जो अलग अलग धार्मिक चेतना है, हमारे देश में जो अलग अलग धार्मिक चेतना है बच्चों, इन सभी धार्मिक चेतनाओं का रिलीजियस कॉन्शियसनेस का जो राजनीतिक व्यापार है, जो राजनीतिक व्यापार है वही क्या है, कम्युनल कॉन्शियसनेस है, सांप्रदायिक चेतना है। आप एग्री करते हैं? कोई भी एक दूसरे का गला नहीं काटना चाहता, लेकिन स्थितियां कुछ इनके द्वारा बना दी जाती हैं कि हर कोई एक दूसरे का गला काटने लगता है। ठीक है, हाँ, गेटिंग द पॉइंट। तो ये एक पॉइंट है, ठीक है, जो यहाँ पे है। नहीं, सिलेबस आपका आज क्यों खत्म होगा, सिलेबस अभी कल सैटरडे, संडे और मंडे लगेंगी। ट्यूसडे से आपका नया बैच स्टार्ट है, मतलब नए लेक्चर स्टार्ट है, मैं आर्ट एंड कल्चर स्टार्ट करूंगा। ठीक है, हाँ। तो वो एक कम्युनलिज्म था, ये कैसे डेवलप होता है देखेंगे। बोला जाता है कि हमारे यहाँ पे कुछ लोग क्या करते हैं, अपने हिस्टोरिकल फैक्टर्स लेकर आते हैं। हिस्टोरिकल फैक्टर्स मतलब ऐतिहासिक कारक, ठीक है, ऐतिहासिक कारक। कॉलोनियल, अगर आप ना पुरानी मेरी, ठीक है, क्लास देखेंगे तो मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। ठीक है, और एक बात और मैं आपको बोल दूं जो काफी खास है, एक वास्तविकता जान लो। बीपीएससी का एग्जाम जो आपका कंपटीशन होगा ना, किसके साथ होगा, आपका जो बीपीएससी की तैयारी आप कर रहे हो उसमें हर साल बिहार से ना हजारों बच्चे दिल्ली जाते तैयारी करने आईएएस की। उनमें से कुछ कुछ बच्चे निकल पाते, कुछ सौ भी छोड़ो, 10-20 निकल पाते हैं। बाकी उनमें से लाखों बच्चे वापस आ जाते हो, देते हैं बीपीएससी। तुम्हारा कंपटीशन ना बीपीएससी लेवल पे नहीं है, तुम्हारे कंपटीशन को रोकने के लिए एक ब्रेकर है जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, और उनको अगर हराना है तो हर लेवल पे जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, हाँ, ये बात याद रखिएगा। क्लियर, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, हाँ, आगे देखेंगे। ऐतिहासिक कारक, क्रिएशन ऑफ आइडियोलॉजी, पहले मैं हिंदी में लिख दूं फिर बता देता हूं, विचारधारा। ठीक है, एस्पिरेशन या इंटरेस्ट, ठीक है, बोला जाता है कि आपका निजी झुकाव किस तरफ है, आप किस तरफ से प्रभावित है, आपका एस्पिरेशंस क्या है, ठीक है, आपकी महत्वाकांक्षा क्या है, महत्वाकांक्षा। क्लियर है। इन सभी तीनों चीजों से हमारे यहां पे क्या डेवलप होता है, कल्चरल डेवलपमेंट। अभी पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा, लिख लेने दो, सांस्कृतिक
विकास, मुझे लगा इसका ट्रांसलेशन हो गया होगा, नहीं हुआ है तो मैं लिख दूं सांस्कृतिक विकास, ठीक है। राजनीतिक शक्ति, ठीक है। मैक्सिमम इकोनॉमिक रिसोर्स, ठीक है। अधिकतम आर्थिक संसाधन, सेपरेट सोशल आइडेंटिटी, ठीक है। सामाजिक पहचान, ठीक है। तो याद रखेंगे सेपरेट मतलब एक अलग से, क्या कह सकते हैं, ठीक है, विभाजित या एक अलग से, ठीक है। हाँ, सामाजिक पहचान, अलग सामाजिक पहचान, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष, और फिर लिखा है कम्युनलिज्म, संप्रदायवाद, ठीक है। हाँ, आज 1 मिनट के अंदर इनसे संप्रदायवाद सीख लो, ठीक है। हाँ, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो, बोला जाता है कि जब लोग अपने ऐतिहासिक कारकों को देखते हैं, हिस्टोरिकल फैक्टर, उस हिस्टोरिकल फैक्टर से ये अपनी आइडियोलॉजी बनाते हैं, विचारधारा, और उस विचारधारा से इनके अंदर महत्वाकांक्षा आती है, ये बहुत प्रभावित होते हैं, इनके अंदर अलग प्रकार की महत्वाकांक्षा जागती है, मैं उदाहरण दे के भी समझाऊंगा। और जब महत्वाकांक्षा जागती है, इस महत्वाकांक्षा से या तो सांस्कृतिक विकास भी इनका एक तरफ होता है, और एक तरफ अगर देखेंगे तो इनकी राजनीति में इनका एक, क्या कहते हैं कि अहम रोल आता है। ये अपने आप को चुनाव लड़ाने लगेंगे, चुनाव लड़ने लगेंगे। धर्म के नाम पे आपने देखा होगा बहुत सी पार्टियां बनी हुई हैं, बनी हुई कि नहीं बनी हुई हैं, जी हाँ, और बहुत सी पार्टियां धर्म के नाम पे बनी हुई हैं। आखिर ये दोनों ऐसा क्यों करेंगे? इसलिए करेंगे क्योंकि अधिकतम आर्थिक संसाधन पर ये अपना अधिकार चाहते हैं, क्योंकि दुनिया गवाह है कि इस पूरे संसार में दिन पे दिन पॉपुलेशन बढ़ रही है, लेकिन आर्थिक संसाधन और जो संसाधन है वो दिन पे दिन क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। क्लियर है? हाँ, कम हो रहे हैं, ठीक है। फिर आगे लिखा हुआ है, क्लियर है, सेपरेट सोशल आइडेंटिटी। अब जब ये अपनी अधिकतम आर्थिक संसाधन के पीछे भागते हैं तो ये अपनी खुद की क्या बना लेते हैं, सेपरेट सोशल आइडेंटिटी, अलग सामाजिक पहचान बना लेते हैं। और जब सबकी सामाजिक पहचान अलग अलग हो जाती है तो संघर्ष शुरू होता है, और यही संघर्ष जो बाकी धर्मों के बीच में होता है इसे कहते हैं हम क्या, संप्रदायवाद। क्लियर है? हाँ, गेटिंग द पॉइंट? आया यहां तक समझ में? जल्दी बताइए। हाँ, अब मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ। क्या हमारे यहाँ स्वामी विवेकानंद ने बोला, स्वामी दयानंद ने बोला था गो बैक टू वेदाज? स्वामी विवेकानंद ने बोला था गो बैक टू वेदाज? जल्दी बताइए। स्वामी विवेकानंद जो थे बच्चों, इन्होंने हमारे यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया, गो बैक टू वेदाज, ठीक है, वेदों की ओर लौटो, ठीक है, वेदों की तरफ, ठीक है, लौटो या वेदों की ओर लौटो। क्या ये जब लाइन हमारे यहाँ स्वामी दयानंद सरस्वती ने बोली थी, तो क्या हमारे यहाँ भारत में 18वीं से 19वीं शताब्दी में जब समाज सुधार आंदोलन चल रहा था, क्या मुसलमान भी थे? जी हाँ। हिंदू मुस्लिम एक साथ से थे? प्रिया, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं बेटा, ठीक है, हिंदू मुस्लिम एक साथ थे? जी हाँ। तो क्या हमारे यहाँ जब, सॉरी विवेका, दयानंद बोल के विवेकानंद लिख दिया मैंने। आज मेरा मन ना भगत सिंह में खोया हुआ है, ठीक है। ऐ माँ तू ना रो माँ, तू है भगत सिंह की माँ, मर के भी लाल तेरा मरेगा नहीं, ठीक है। घोड़ी चढ़कर तो लाते हैं दुल्हन सभी, हंसकर हर कोई, हंसकर हर कोई फांसी चढ़ेगा नहीं। तो आज दिमाग में भगत सिंह है, आज मामला अलग है, तो मैं दयानंद बोलकर विवेकानंद लिख दिया, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूं। गो बैक टू वेदाज बोला मतलब वेदों की ओर लौटो। तो बोला जाता है कि जब इन्होंने वेदों की ओर लौटो तो उस समय भारत में हिंदू और मुस्लिम दोनों थे, ठीक है, क्लियर है, हिंदू भी थे मुस्लिम भी थे। क्या बच्चों जब हमारे यहाँ सामाजिक धार्मिक आंदोलन चल रहा था सभी ने अपने प्राचीन को ढूंढा, और जब हमारे यहाँ लोगों ने अपने प्राचीन को ढूंढा, अपने इतिहास को ढूंढा, तो क्या सभी हिंदू अपने इतिहास को ढूंढने के लिए एंशिएंट भारत में चले गए, प्राचीन भारत में चले गए? जी हाँ, गो बैक टू वेदाज। एनी बेसेंट आई,
ठीक है। और एनी बेसेंट आई, एनी बेसेंट ने बोला कि ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, आत्मा अमर है, एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाती है। तो हम सभी हिंदुओं ने अपना इतिहास कहां ढूंढा? प्राचीन काल में, जहां मुस्लिम नहीं थे। और 800 सालों का इस्लाम का इतिहास भारत में रहा है। अब हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं। तो जब इनको लगा कि अगर ये अपना इतिहास ढूंढने प्राचीन भारत में जा सकते हैं, तो हम अपना इतिहास ढूंढने कहां चले जाएंगे? तुर्की में चले जाएंगे। कहां चले जाएंगे? तुर्की चले गए। इसीलिए आप देखिए हमारा खिलाफत आंदोलन हुआ, कारण अरब का था, लेकिन सीरियस उठाया गया क्योंकि भारत में 19वीं शताब्दी के दूसरे चरण में हमने मजबूर कर दिया अपने भाइयों को उनका इतिहास तुर्की में ढूंढने को। वह भारत में अपना इतिहास न ढूंढ पाए, वह तुर्की चले गए। और इस प्रकार से हिंदू मुस्लिम में जो एकता थी, उसमें सबसे पहली फूट तो हमने खुद डाली है। ये समझ में आया आपको? ठीक है, यस, क्लियर है? हाँ। अब मैं थोड़ा सा 2 दिन से फीवर वगैरह चल रहा है, ठीक है, लेकिन मैं फिर भी कहा, मैंने कहा नहीं अब क्लास नहीं, क्योंकि परसों तक खत्म करना है। तो अभी आपको यहाँ तक समझ में आया? क्लियर है? यहाँ तक क्लियर हुआ? आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कि गो बैक टू वेदास बोला। ठीक है, तो जब हिस्टोरिकल फैक्टर आया तो सबने अपनी अपनी पहचान बना ली। क्लियर? हमारे यहाँ पे लोगों ने अपनी पहचान कहाँ पे बना दी? प्राचीन भारत में। तो हमारी विचारधारा प्राचीन से आ गई। इस्लाम ने अपनी विचारधारा कहां से लेकर आ गए? तुर्की से। अब जब दोनों की विचारधारा अलग अलग आ गई, ठीक है, क्लियर है, और जब दोनों की विचारधारा अलग अलग आ गई तो दोनों की महत्वाकांक्षा एक हुई। सबसे बड़ी गलती मेरी एक है कि मैं बहुत डीप में जाके पढ़ा देता हूं, ऊपर ऊपर पढ़ा दूं क्या? क्लियर है? हाँ, ठीक है। हाँ, तो ये देखेंगे एस्पिरेशंस आ जाते हैं, क्योंकि सभी को अपने अपने इकोनॉमिक रिसोर्स पे क्या चाहिए? अधिकार चाहिए। सभी को अधिकार चाहिए, और इसी अधिकार के लिए भारत में अगर आप देखोगे तो विभिन्न धार्मिक पार्टियां बन गई हैं। ठीक है, हाँ, और यही जो धार्मिक पार्टियां बन गई हैं, इन सभी ने अपनी अपनी अलग पहचान दी। अलग पहचान से संघर्ष हुआ, और संघर्ष हुआ तो संप्रदायवाद हुआ। क्लियर है? ये पॉइंट आ जाता है। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको बताया है कि संप्रदायवाद क्या है। तो अभी आपको समझ में आया। संप्रदायवाद में अलग अलग जो धर्म हैं, जो धार्मिक चेतनाएं हैं, ये अपना इतिहास अलग अलग ढूंढने लगती हैं, अपना विचार अलग कर लेती हैं, अपने महत्वाकांक्षा अलग कर लेती हैं, एक दूसरे से अलग, क्योंकि सबको मालूम है। एक छोटा सा एग्जांपल और दूं मैं आपको। आपको मालूम है हमारे समाज में सबसे पहला विभाजन कब आया? क्या आपको मालूम है हमारे समाज में सबसे पहला विभाजन कैसे आया? कोई बताएगा? ठीक है, क्या हमारे यहां पे सबसे पहला विभाजन कैसे आया? ठीक है, बताइए, जानते हैं कैसे आया विभाजन सबसे पहले? आइए एक एग्जाम्पल देते हैं। बताइए, अगर हम 100 लोग हैं, एक जगह बैठे हैं, डेली एक व्यक्ति आता है, हम सभी को 100 एप्पल देता है। कितने एप्पल? 100। तो क्या 100 एप्पल देता तो हम सब एक एक एप्पल खाएंगे? हम सब एक एक एप्पल खाएंगे ना? तो हम 100 हैं, हम 100 को 100 एप्पल कोई दे जाता तो हम एक एक एप्पल खाएंगे। लेकिन अचानक एक दिन कोई आया, हम 100 ही थे, वो एप्पल दे गया 120। एप्पल मतलब सेब, मोबाइल नहीं। ठीक है, हाँ, मतलब आप ऐसा ले लो, कोई फल सेब दे गया खाने को, ठीक है, आपको अंगूर दे गया खाने को। ठीक है, तो अंगूर पे ना जाए, अनार पे आ जाए। एक अनार 100 बीमार वाली बात हो जाएगी। मतलब हम 100 लोग थे, किसी ने हमें 100 अनार दिए, हम सब ने एक एक खा लिया। एक दिन 120 अनार दे गया, तो हम सब एक एक तो खा लेंगे। अब बचे कितने? जल्दी से बताओ चैट बॉक्स में, बचे कितने? बचे 20 अनार। एक एक अनार सब खा लेंगे, और जो 20 अनार बचे ना, अब वो कौन ले जाएगा? अब उन 100 में जो ताकतवर है वो ले जाएगा। अब उनमें से 20 अनार बचे, अब सब एक दूसरे को टुकुर टुकुर देख रहे, एक दूसरे को देख रहे, उसमें से कुछ आए, बोले हट हट तू हट हट, मैं हूं ना, ये 20 मैं खाऊंगा। और बोला 20 अनार मैं खाऊंगा। क्या विभाजन हुआ? तो क्या हमने ये देखा कि जब जब संसाधन भारत में ज्यादा हुए,
तो विभाजन हुआ है, पहला कारण ये। दूसरा कारण, मान लो कि अगले दिन वो अनार 80 दे गया, तो जब 80 अनार दे गया तो हम सबने एक दूसरे को हाथ पैर तोड़ने लगे, बोला ये 80 लोग कौन कौन है जो खाएंगे, क्योंकि 20 को तो मिलने नहीं थे, तो जो 20 कमजोर है उनको ताकतवर हटा देंगे और एक एक अनार ले लेंगे। अगर यही अनार ज्यादा हो जाएगा, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि बोला जाता है कि भारत में जब तक खेती होती थी, जिससे आदमी खेती करता था केवल खाने के लिए, तब तक ठीक था। जब भारत में खेती ज्यादा होने लगी, उत्पादन ज्यादा होने लगा, खाने के बाद बचने लगा, तो एक वर्ग ने बोला इस पे अधिकार कौन करेगा, तो बोले ओम स्वाहा। ठीक है, एक अलग से आ गए, एक ने लेकर आ गए तलवार, बोले कहां स्वाहा, हमारी भुजाओं में दम है, ब्राह्मण क्षत्रिय। इसीलिए आप देखिए ऋग्वेद के काल के बाद में सबसे बड़ा आंदोलन कौन सा चला, जैन और बौद्ध। और आखिर क्या कारण था कि उत्तर वैदिक काल के बाद में जैन बौद्ध आए? जैन बौद्ध क्षत्रिय थे। क्षत्रिय क्यों आए? क्योंकि उनको मालूम था कि जो साम्राज्य में आधिक्य है उसके ऊपर किसका हक है, उच्च जाति का। अब मेरा हक होना चाहिए। क्लियर है? ऐसे हमारे यहां पे विभाजन आया था। ठीक है, हाँ क्लियर है यहां तक? चलो आगे चलते हैं। अब आज का कम्युनलिज्म हुआ। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट शहीद भगत सिंह। अब हम लोग शहीद भगत सिंह टॉपिक जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो शहीद भगत सिंह टॉपिक जो है, क्लियर है, मैं पढ़ाऊंगा आपको, एंसेंट में ही पढ़ा रहा हूं आपको, टेंशन मत लो, जबरदस्त पढ़ेंगे आप। ठीक है, हाँ वो समस्या नहीं आएगी जो दूसरे झेल रहे, आपको अच्छे से मैं कराऊंगा, आपको सब कुछ बेसिक से हो जाएगा। ठीक है, हाँ तो देखेंगे शहीद भगत सिंह के बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो शहीद भगत सिंह के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ कहानी सुना देता हूं। कहानी यह है कि भारत में शहीद भगत सिंह जो हैं, अगर हम लोग थोड़ा बैक में जाकर देखें तो शायद आपने देखा होगा कि हमारे किसी भी सिलेबस में, हमारे किसी भी पाठ्यक्रम में शहीद भगत सिंह के बारे में उतना डेटा उपलब्ध ही नहीं है। हमारी पुस्तकों में शहीद भगत सिंह के बारे में उतना मालूम ही नहीं है, उतनी जानकारी नहीं है, जितना कि बोला गया कि जिन मुगलों ने भारत को लूटा उनके बारे में मैंने इतिहास लिख दिया है, हमने इतिहास लिख दिया है। समझ रहे हैं ना आप? जी हाँ। तो अगर मैं यहां पे एक पॉइंट आपको बताना चाहूंगा, एक पॉइंट यहां पे बताना, मतलब भगत सिंह के बारे में बताना चाहूं, तो मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं। 2013 में मेरा यूपीएससी का एग्जाम था। यू कांट इमेजिन, उस समय साइबर कैफे पे हम लोग जाते थे, साइबर कैफे पे। उस समय इतना कुछ बहुत ज्यादा कुछ सर्च वगैरह नहीं होता था, नया नया चीज आया था, गूगल का भी नया क्रेज आया था। ठीक है, सॉरी सेकेंड अटेम्प्ट 2015 की बात बता रहा हूं। आपको मालूम है 2015 में जब मैंने सर्च किया भगत सिंह HSRA यूपीएससी, तो आपको मालूम है ऊपर के तीन लाइन आए भगत सिंह के बारे में, बाकी सब में यूपीएससी के बारे में था। बताइए, ये सोचकर मुझे उस समय लगा, ठीक है, वो सोचकर मुझे उस बारे में लगा, मैंने कहा रे, जिस व्यक्ति ने 23 साल की उम्र में फांसी पर लटक गया, जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने भारत की आजादी के लिए 16 वर्ष का जब हुआ था, तब वो अपना परिवार छोड़कर कानपुर भाग गया, उसके लिए इतिहास में हमने जगह नहीं छोड़ी है। जब देश आजाद हुआ, दबाव बना, तो इंदिरा गांधी जाती है भगत सिंह के गांव में, और जब वो भगत सिंह के गांव में गई तो 1971 का समय था, जब भारत की आजादी 1947 में हुई। 1971 में भगत सिंह को वो जगह दी गई जो भगत सिंह आज हमारे बीच में है, और ना आजादी के बाद भी कई वर्षों तक भगत सिंह को जगह नहीं दी गई थी। ठीक है, ये सिचुएशन, ठीक है, यहां पे देखने को मिलता है। क्लियर है? आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो बोला जाता है कि भगत सिंह जो थे, ठीक है, उनका जन्म 27 सितंबर 1907 को हुआ था। अगर मैं बताऊं तो आपके सिलेबस में विकिपीडिया सर्च करोगे तो 27 सितंबर है, लेकिन भगत सिंह की भतीजी ने जो किताब लिखा है, ठीक है, उस किताब में उन्होंने बोला है 28 तारीख को सुबह 9 बजे इनका जन्म हुआ था, भगत सिंह का। भगत सिंह की भतीजी के द्वारा लिखी गई किताब है। क्लियर है? हाँ, आगे देखेंगे
ग्रू अप इन अ पेटी बुर्जुआ क्लास फैमिली ऑफ संधू। ठीक है, ये जिस परिवार में जन्म लिए थे उस परिवार का एक पुराना इतिहास रहा है। भगत सिंह के दादा से भी 3 पीढ़ी जो ऊपर थे, फतेह सिंह, ठीक है, उनको एक बहुत बड़ी रियासत मिली हुई थी। उसके बाद फिर इनके जो दादा थे, ठीक है, अर्जुन सिंह, क्लियर है, इन सभी लोग जो थे ये एक बुर्जुआ परिवार से संबंधित थे, मतलब एक धनाढ्य किसान वर्ग से संबंधित थे। और इनका पूरा परिवार जो था वो कांग्रेस की पार्टी से जुड़ा हुआ था, कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ा हुआ था, और खादी ये पहनते थे। ठीक है, खादी ये पहनते थे, क्लियर है। हाँ, आगे देखेंगे, he belonged to a generation that was intervened between two decisive phase of Indian national movement। वह एक ऐसी पीढ़ी से संबंधित थे जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 2 निर्णायक चरणों में से एक था। क्योंकि भगत सिंह का जब जन्म हुआ 1907, जरा मुझे बताइए बच्चों, पार्टीशन हो गया था, बताइए पार्टीशन हो गया था, तो क्या हम कह सकते हैं कि भगत सिंह का जब जन्म हुआ उस समय भगत सिंह ने लाल बाल पाल, ठीक है, मतलब गरम दल, ठीक है, गरम दल के समय को देखा। और फिर जब भगत सिंह बड़े हुए तो भगत सिंह ने गांधीवादी युग को देखा। तो क्या हम कह सकते हैं भगत सिंह के पूरे जीवन काल में भगत सिंह ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के 2 चरणों को देखा है। एक चरण जो है उनका गरम दल से संबंधित है, तो दूसरा चरण गांधीवादी से संबंधित है। बोला जाता है कि भगत सिंह शुरुआत में गांधीवादी विचारधारा से थे। भगत सिंह गांधी के उस सत्याग्रह को मानते थे, लेकिन जब चौरी चौरा में 5 फरवरी 1922 को एक छोटी सी घटना हो गई, उस घटना मात्र पे जब गांधी जी ने वह आंदोलन वापस लिया तो हम सभी को मालूम होगा 1924 में HRA और 1928 में HSRA का गठन होता है। और इस प्रकार से भगत सिंह गांधीवादी विचारधारा से अलग होकर क्रांतिकारी विचारधारा में आके चले जाते हैं। बोला जाता है भगत सिंह के बचपन से एक कहानी है, वो कहानी मैं आपको बताना चाहता हूं। भगत सिंह अपने घर के बाहर मिट्टी में एक पिस्तौल जो गन थी वह दफना रहे थे। भगत सिंह के पिताजी ने पूछा, हे भगत तू क्या कर रहा है? तो भगत सिंह कहते हैं, पिताजी मैं एक बीज जो बो रहा हूं इससे हजारों पिस्तौलें निकलेंगी और इतनी गोलियां चलेंगी कि अंग्रेज गिन नहीं पाएंगे, इतनी गोलियों की बौछार होगी। और वो तो कहावत बिल्कुल सही है कि 1924 से लेकर 1900 कहते हैं कि 30 तक भगत सिंह ने अंग्रेजों को ऊपर इतनी गोलियों की बौछार की कि सच बताऊं तो अंग्रेज परेशान हो गए होंगे कि आखिर ये गोलियां कहां से चल रही हैं। ये वो भगत सिंह थे जिनके अंदर ये विचार थे। तब भगत सिंह बहुत छोटे थे, इसलिए कभी कभी एक जगह में डिबेट में गया हुआ था। उस डिबेट में लोगों ने बोला, बहुत अच्छे स्टूडेंट थे, विद्यार्थी बोल रहे थे, उसमें से एक व्यक्ति ने बोला कि भगत सिंह के ऊपर लेनिन का प्रभाव है। आपको मालूम होगा कि आजकल के विश्वविद्यालय में कम्युनिस्ट का प्रभाव ज्यादा है। उसमें से जो कम्युनिस्ट के बच्चे थे वो एक लाइन से बोल रहे थे, भगत सिंह के ऊपर मार्क्स का प्रभाव है, भगत सिंह के ऊपर लेनिन का प्रभाव है, भगत सिंह के ऊपर फलाने का प्रभाव है, धमाके का प्रभाव है। मैंने कहा ओ भैया बस करो, भगत सिंह के ऊपर बस एक व्यक्ति का प्रभाव है, वह व्यक्ति था गुरु गोविंद सिंह। क्योंकि जब भगत सिंह पढ़ना लिखना जानते हैं तब भगत सिंह जो हुए, उससे पहले भगत सिंह बचपन में जब अपने गांव में रहते थे तब वह मिट्टी में पिस्तौल को जो बच्चा मिट्टी में पिस्तौल को दफन कर रहा था, जो बच्चा अपने पिताजी से कहता पिताजी मैं तो इंकलाबी हो रहा हूं, ये भगत सिंह थे। ठीक है, यस, क्लियर है। तो भगत सिंह के ऊपर गुरु गोविंद सिंह का प्रभाव सबसे पहला था और गुरु गोविंद सिंह के विचारों से क्रांतिकारी हुए थे। लेकिन गांधीवादी जो चरम था उसमें गांधीवादी विचारधारा की ओर गए, लेकिन जब देखा असफल हो गए तब इनके ऊपर उन किताबों का प्रभाव पड़ता है। क्योंकि रूस की क्रांति 1917 में हुई, ठीक है, जब यह 10 साल के थे। ठीक है, उसके बाद बहुत दिनों बाद लेनिन के बारे में जानकारी पता चलती है, उसके पहले तो इनके अंदर अलग विचार आ गया था। ठीक है, हाँ, तो देखेंगे आगे यहां पर, यहां तक आपको समझ में आया। लाल बाल पाल के चरण और अहिंसक सामूहिक कार्रवाई के गांधीवादी चरण के बीच में हस्तक्षेप कर रही थी। उस समय भगत सिंह जो थे वो अपने चरम पर आए। बोला जाता है कि भगत सिंह ने ज्वाइन किया नेशनल कॉलेज, जो उस समय
यह कॉलेज लाहौर में स्थित था। बोला जाता है कि जो नेशनल कॉलेज है, इस कॉलेज की पहचान दो चीजों से थी। अल्टरनेटिव एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, अंग्रेजों के कॉलेज से अलग भारतीयों द्वारा स्थापित कॉलेज, और दूसरा यह स्वदेश की विचारधारा या स्वदेशी की विचारधारा पे बना कॉलेज था। आपने देखा होगा स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन जब हुआ था तो हम सभी ने ब्रिटिश के स्कूलों का बायकॉट किया था, ब्रिटिश के शिक्षण संस्थानों का बायकॉट किया था, और हमने अपने शिक्षण संस्थान स्थापित किए थे। उनमें से एक शिक्षण संस्थान जिसमें भगत सिंह जाते हैं, तो बोला जाता है जो व्यक्ति शिक्षा लेने के लिए उस मंदिर में गया हो, जिस मंदिर को बनाते समय स्वदेशी और स्वराज की विचारधारा के आधार पर रखा गया हो, तो वह भगत कैसा होगा आप समझ सकते हैं। जो व्यक्ति जिस स्कूल, जिस कॉलेज का वो प्रोडक्ट है, उस कॉलेज का आधार ही क्या था? बहिष्कार करके ब्रिटिश से अलग शिक्षण संस्थान और स्वदेशी की विचारधारा। क्लियर है? यहां पे आपके सामने यहां पे देखने को मिलेगा। क्लियर है? हाँ, विच वॉज फाउंडेड बाय एंड मैनेज बाय लाला लाजपत राय एंड भाई परमानंद, जिसको लाला लाजपत राय और भाई परमानंद के द्वारा क्या किया जाता था? जो संस्थापक थे ये, और यही प्रबंधित करते थे, क्योंकि लाला जी के बारे में हम सभी को मालूम है, लाला जी वह किरदार है जिन्होंने पंजाब के क्षेत्र में इस विचारधारा, इस आंदोलन को आगे बढ़ाया था। जी हां, लाल बाल पाल में से जो लाल शब्द का प्रयोग किया जाता है वो इन्हीं लाला लाजपत राय के लिए प्रयोग किया जाता है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन पंजाब के उस क्षेत्र में, आज उसका एक भाग पाकिस्तान में भले ही हो, लेकिन उस पाकिस्तान के उस क्षेत्र में भी आज भी लाला जी जो और भगत सिंह ने जो कारनामे किए थे वो वहां पर आज भी जिंदा हैं, मौजूद हैं। क्योंकि भगत सिंह का जन्म जिस जगह पे हुआ था, आज वर्तमान में भले ही वो पाकिस्तान में हो, लेकिन भावना में हमारे पास है। एक भारत में 3 लोग थे, आगरा में, गुजरात में और बंगाल में। दे वर नोन एज द इंडोलॉजिस्ट, जो भारत के बारे में जानकारी लेते थे, विदेशी थे। ये एंथ्रोपोलॉजी की पढ़ाई करके आए थे भारत में। इन लोगों ने पता किया, एक रिसर्च किया, बोला कि भारत की किताबों में, भारत के शिक्षण संस्थानों में चंद्रशेखर, भगत सिंह, सुखदेव को जो जगह नहीं मिली, उससे ज्यादा जगह तो भारत के लोगों के घरों में दीवालों पर है। अगर आप दीवालों पर देखेंगे तो आपने देखा होगा, हमारे घरों में भी हम खरीद के लाते थे बचपन में, मेलों से खरीद के पोस्टर लाते थे, चंद्रशेखर की मूछ पे ताव वाली, भगत सिंह की हैट वाली और सुखदेव वाली। ठीक है, वो हमारे पास में था। ठीक है, हाँ, क्लियर है? तो ये एक मुद्दा देखने को मिला। आगे देखेंगे, संघ या संगठन। बोला जाता है 1924 कानपुर में he became member of the Hindustan Republican Association which was started by सचिंद्र नाथ सान्याल। इसमें कुछ बच्चे जो हैं उनको लगेगा, लेकिन सचिंद्र नाथ सान्याल ने उस HRA का संविधान बनाया था, इसलिए उन्हीं का नाम आखिरकार हम लोग लेते हैं। तो ये समय कब का था? ये समय 1924 का था, कानपुर का था। जरा मुझे कोई बताएगा भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? 1907 में। 1924 में भगत सिंह की उम्र क्या रही होगी? बताएगा कोई? ठीक है, 1924 में भगत सिंह की उम्र क्या रही होगी? 1917 साल में जो 10 साल का हुआ। ठीक है, फिर 16-17 साल की उम्र थी, 16 साल में घर से निकल गए। बोला जाता है कि 16 साल में जब ये घर से निकले, क्लियर है, जब 16 साल की उम्र थी, ठीक है, जब ये घर से निकलते हैं और जब ये पहुंचते हैं, तो 17वीं साल में ये पहुंचे थे। जब ये HRA को ज्वाइन करते हैं कानपुर में, तो कानपुर में आने से पहले 16 साल में ही घर छोड़ देते हैं। तो घर छोड़ने के पीछे कारण क्या था? माँ है। आप दुनिया को समझा लोगे, माँ को नहीं समझा पाओगे। माँ लगी हुई थी कि भगत तू शादी कर ले। पहले भगत सिंह के पिताजी ने बोला कि भगत तुम्हारी शादी करा दे, क्योंकि उस समय कम उम्र में विवाह हो जाते थे। जो व्यक्ति, आजकल तो बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपना जीवन अपने माता पिता को छोड़कर मोबाइल में लगे रहते हैं, बाबू सोना में टाइम व्यतीत करते हैं। जरा 2 मिनट के लिए उन व्यक्तियों के लिए मैं कुछ बात कहना चाहता हूं, गौर फरमाएंगे। जब भगत सिंह के पिताजी ने बोला कि विवाह कर ले, तो भगत सिंह ने क्या बोला? भगत सिंह ने बोला, पिताजी, ठीक है, इस गुलाम भारत में अगर मेरी दुल्हन बनेगी तो वह मौत होगी। जी हां,
अगर मैंने गुलाम भारत में विवाह किया तो जो मेरी दुल्हन बनेगी वो मौत होगी, क्योंकि किसी और के मांग में सिंदूर भरने का मुझे हक नहीं। जो व्यक्ति उस समय मानता था, विचार देखिए, जो व्यक्ति उस समय यह मान के चलता था, उसके पिता के कहने पे कि भगत तेरी मां बहुत परेशान हो रही है, शादी कर ले, तो अपने पिता से तो खुल के बोल दिए कि इस गुलाम भारत में अगर मेरा विवाह हुआ तो मेरी दुल्हन मेरी मौत के सिवा और कुछ ना होगा, मेरी दुल्हन मेरी मौत के सिवा और कुछ नहीं होगी। और भगत सिंह ने आगे रहकर ये लाइन भी बोली कि अगर मैंने किसी की मांग में सिंदूर भरा, ठीक है, अगर मैंने किसी की मांग में भी सिंदूर भरा तो वह मेरी मौत ही होगी, इसके अलावा और कोई नहीं, क्योंकि मेरा हक नहीं है किसी और की मांग में सिंदूर भरने का। बहुत अच्छी लाइन यहां पे बोली है, उम्र से बड़े विचार थे। उम्र से बड़े विचार तब आते हैं जब हम किताबों के साथ जीवन बिताते हैं, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे नहीं बिताते हैं। ये कहावत है। फिर भगत सिंह की मां आई। पिता को आप समझा सकते हो, आप कितने ज्यादा ताकतवर हैं, आप कितने मजबूत हैं, आप अपनी मां को नहीं समझा सकते। भगत सिंह की मां की आंखों में आंसू थे। मां ने बोला, ए भगत, क्योंकि भगत सिंह के विचारों को देखकर मां को आभास हो जाता है कि मेरा बेटा क्या कर देगा। डर था। इन्होंने बोला कि हे भगत, शादी सबको समझा सकते, मां को नहीं समझा सकते। तो मां रो रही थी, तो बोला, मां तुम मत रो, मां तू है भगत सिंह की मां, लाल तेरा ये मरकर मरेगा नहीं, लाल तेरा ये मर के भी मरेगा नहीं। ठीक है, घोड़ी चढ़कर लाते हैं दुल्हन सभी, हंसकर कोई फांसी चढ़ेगा नहीं। ये वो भगत सिंह के थॉट थे। कहकर समझ गए अब मां को नहीं मना पाऊंगा, तो भाग गए, कानपुर पहुंचे और कानपुर में आके उन्होंने एचआरए को ज्वाइन किया। उनके विवाह से भी संबंधित बहुत सारे मामले हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्लियर है? हाँ, एचआरए को ज्वाइन किया। वह हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य बने। सचिन नाथ सान्याल के द्वारा यह शुरू किया गया था। यहीं पर चंद्रशेखर आजाद के भी प्रभाव में आते हैं। चंद्रशेखर आजाद ने भगत से एक बार मजाक में पूछा कि क्या भगत शादी नहीं करेगा क्या? भगत क्या कहते हैं? भगत कहते हैं कि इस उम्र में मेरे पास तो समय ही नहीं विवाह का, इस उम्र में मेरे पास तो समय ही नहीं विवाह का, लेकिन मैं एक वादा करता हूं कि अगर मुझे अगला जन्म मिला तो सारी उम्र महबूब के हाथों में गुजार दूंगा। जी हां, लेकिन इस उम्र में मुझे आजादी चाहिए और मैं आजादी के लिए कुछ भी करूंगा। क्लियर है? तो ये भगत सिंह थे, ये भगत सिंह के विचार थे। ठीक है, आगे देखेंगे बच्चों। यहां पे बोला जाता है, इट वॉज एज अ मेंबर ऑफ हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन दैट भगत सिंह बिगेन टू टेक सीरियसली द फिलॉसफी ऑफ द बम। ऐसा माना जाता है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से आते हुए भगवती चरण वोहरा, नाम सुना है आपने? ये बीपीएससी का पीवाईक्यू है। भगवती चरण वोहरा ने किताब लिखी थी फिलॉसफी ऑफ बम, सुना है आपने? क्रांतिकारी किताब थी। इसके प्रभाव में आए तो एचआरए आए, सदस्य बने, और फिर भगत सिंह ने फिलॉसफी ऑफ बम, जो क्रांतिकारी विचारधारा पे पुस्तक थी रिटन बाय भगवती चरण वोहरा, इस किताब में आए, इसके साथ जुड़े, और इसको जुड़ने के बाद में इसको गंभीरता से लेना शुरू किया। क्लियर है? और उसके बाद से क्रांतिकारी, कहते हैं ना, जो क्रांतिकारी परिवर्तन उनके अंदर आए वो यहां पे तो बहुत बड़े स्तर पे आए। आगे देखेंगे बच्चों, इसी में आगे मैं आपको और ज्वाइंट करता हूं। 1924 में एचआरए में आने के बाद 1925 में लाहौर, बोला जाता है कि लाहौर में ही स्टार्टेड अ मिलिटेंट यूथ ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड नौजवान भारत सभा। अगर कभी आपसे भगत सिंह के बारे में पूछा जाए तो नौजवान भारत सभा, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन और एचएसआरए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये तीन नाम याद रखेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो बोला जाता है कि नौजवान भारत सभा की स्थापना की और यही सभा आगे चलकर, ठीक है, एचएसआरए को रिप्लेस करती है। और एचएसआरए जब भगत सिंह की शहादत होती है, भगत सिंह जब शहीद होते हैं 1930 में, तो एचएसआरए जब खत्म हो जाता तो उसकी जगह फिर कौन आ जाता है? नौजवान भारत सभा। तो ये जो संगठन भगत सिंह ने बहुत पहले बनाया था, वो भगत सिंह की शहादत के बाद में आज भी भगत सिंह के गीत गाता है। ठीक है, एक कहावत है कि जब कोई क्रांतिकारी
शहीद होता है तो उसे शहादत तो हो जाती है, लेकिन उसको हम बार बार मारते हैं। पहली बार जब वो शहादत प्राप्त करता है तब इस दुनिया से जाता है, और दूसरी बार अगर हम उसकी कुर्बानी को देखकर आज भी गलत कर रहे हैं, अगर हम उस आजादी को नहीं जान पा रहे हैं, हम इस देश में आज भी गुलामी लेकर आ रहे हैं, इन नेताओं के द्वारा जो गुलामी लाई जा रही है, ये हर दिन भगत सिंह को मार रहे हैं। क्योंकि क्रांतिकारी अपने जीवन में 2 बार कहीं ना कहीं मृत्यु के करीब जाता है। एक बार जब वह मृत्यु होती है, और दूसरी बार जब हम उसके इतने सारे उसने जो कार्य किए उसको अनदेखा करके और हम इस साम्राज्य को, इस समाज को गंदा करते हैं। क्लियर है? ये सारी चीजें जब निर्भया हत्याकांड हुआ होगा तो क्या वो क्रांतिकारी इस भारत के लिए लड़ रहे थे? क्या 23 साल की उम्र में जो फांसी चढ़ गया इस भारत के लिए फांसी चढ़ा था? कि दिल्ली में निर्भया और हैदराबाद में प्रियंका और छोटी सी बच्ची यूपी के गांव उन्नाव की कहानी होगी? नहीं। इसलिए बोला जाता है ये जो संस्थान आगे आई वह उन्हीं विचार को, उन्हीं शहादत को आगे ले जाने, लोगों के बीच में भगत सिंह को अमर करने आई थी। ठीक है, आगे देखेंगे 1928 में चेंज द नेम ऑफ हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन इनटू हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। आज का मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग है, बुरा मत मानिएगा, क्षमा चाहता हूं आपसे पहले से, लेकिन मैं बहुत ज्यादा क्रांतिकारियों के करीब रहा हूं पढ़ाई में, किताबों में, इसलिए मैं जब इनको पढ़ाता हूं, ठीक है, तो मैं, क्योंकि इनको लेकर मैटर ही कम है किताबों में, इसलिए मैं हर एक लाइन के बाद में कुछ ऐसा बताता हूं, क्योंकि आपका सिविल सर्विस का पेपर निकालना आपके विचार के ऊपर ही नहीं है, आपके मतलब पेपर निकालने के ऊपर नहीं है, आपके अंदर वैचारिक एक विचार क्रिएट करने में, आपके अंदर बदलाव करने में है। जब हम भगत सिंह नेताजी को पढ़ते हैं, गांधी को पढ़ते हैं, तब हम अपने अंदर सुधार लाने की प्रक्रिया होनी चाहिए, इसीलिए इतिहास तो हमारा सिलेबस होता है। ठीक है, हाँ, क्लियर है? आगे देखेंगे तो देखिए, आप अब यहां पे देखेंगे जो HRA था वो अचानक से HSRA बन गया। मतलब भगत सिंह की फिलॉसफी जो थी उसने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये जो एसोसिएशन थी, उसमें सोशलिस्ट ऐड कर दिया। सोशलिस्ट मतलब समाजवादी। तो लाइन है, मैं आखिरी में सुनाऊंगा आपको, मैं वो लाइन जब पढ़ता हूं तो मेरे आंखों में आंसू होते हैं, तो लाइन में सुनाऊंगा, आप भी आज फील करिएगा, आखिरी की बात है वो। ठीक है, हाँ, क्लियर है? तो ये सोशलिस्ट मतलब सामाजिक, समाजवादी। तो सामाजिक या समाजवादी क्यों लेकर आए? क्योंकि भगत सिंह जिस सेकुलरिज्म को चाहते थे, आपको मालूम है सेकुलरिज्म कौन सा था? फ्रांस वाला। भगत सिंह कहते थे कि धर्मनिरपेक्षता समाज में बहुत जरूरी है। क्यों? भगत सिंह के विचार देखिए कितने अच्छे हैं। लोगों ने बोला भगत सिंह से, क्या तुम इस सत्ता के खिलाफ में विरोध नहीं करोगे? बोलेंगे करूंगा, लेकिन उसके पहले मैं चाहता हूं हम समाजवादी बने, धर्मनिरपेक्ष बने, क्योंकि आप बताओ जो व्यक्ति गरीब है उसके लिए ऊपर कोई भी बैठा हो, हमारा तो हमेशा शोषण होगा। अगर हम गरीब हैं तो चाहे केंद्र में कोई भी पार्टी आ जाए, चाहे केंद्र में कोई भी सरकार आ जाए, हमारा भविष्य नहीं बदल सकता। हमारा भविष्य तब बदलेगा जब हम खुद में सुधार करेंगे। इसलिए भगत सिंह कहते थे धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक विकास, ठीक है, इसको आगे लेके जाना चाहिए। ठीक है, इसको आगे बढ़ाना चाहिए। क्लियर है? हाँ, ठीक है। तो ये कौन सी धर्मनिरपेक्षता लाते थे बताइए? आपने पॉलिटी में पढ़ रखा है, जल्दी बताइए। फ्रांस वाली धर्मनिरपेक्षता आपको मालूम ही है, अक्षत सर ने इतने अच्छे से समझाया है। फ्रांस वाली धर्मनिरपेक्षता हमारे यहां क्या है? हमारे यहां जो सेकुलरिज्म है इसमें क्या है कि अगर मुहर्रम का जुलूस निकला, शिवरात्रि का जुलूस निकला, अगर कोई क्रिश्चियन फेस्टिवल है, सिख फेस्टिवल है, तो डीएम एसपी साथ में रहेंगे। जुलूस निकलेगा तो साथ में चलेंगे, सिक्योरिटी देंगे। फ्रांस में आप पब्लिक प्लेस पे किसी भी धार्मिक क्रियाकलाप को नहीं कर सकते। तो फ्रांस कहता है मैं किसी भी धर्म को ना मानकर सेकुलर हूं, भारत कहता है मैं सभी धर्मों को एक समान मानकर सेकुलर हूं। यही सेकुलरिज्म में फ्रांस और भारत में अलग अंतर है।
तो भगत सिंह कहते थे कि राज्य को धर्म से कोई संबंध रखना ही नहीं चाहिए, जैसा कि फ्रांस में है, तो फ्रांस वाले सेकुलरिज्म को सपोर्ट करते थे। ठीक है, हाँ, क्लियर है? यस। आगे देखेंगे, भगत सिंह एंड सुखदेव ऑल्सो ऑर्गेनाइज लाहौर स्टूडेंट यूनियन फॉर ओपन लीगल वर्क एमंग द स्टूडेंट। ठीक है, भगत सिंह और सुखदेव ने छात्रों के बीच में कानूनी कार्य के लिए लाहौर छात्र संघ की स्थापना की थी। लाहौर में छात्र संघ, नौजवान भारत सभा, HRA, HSRA, लाहौर के उस कॉलेज से पढ़ा हुआ यह छात्र इतनी कम उम्र में इतनी संगठन को बनाकर, ठीक है, फांसी को चढ़ जाता है। ये वो भगत सिंह है, वो भारत का लाल है। तो इनके आप मुझे बताइए, संगठन में इनके जो कंट्रीब्यूशन थे आपको पता चले? इस पूरे पीपीटी में पता चला आपको इनके से संघ और संगठन? ठीक है, HRA, नौजवान भारत सभा, HSRA और लाहौर स्टूडेंट यूनियन, इतने नाम याद रखेंगे? ठीक है, क्लियर है? हाँ, मैं कह रहा हूं अगर कस के इतिहास पढ़ा दिया जाए ना, और दिल से, अगर सच बता रहे हो, कॉलेज में इतिहास लोग पढ़ लें, ये सरकारें उखाड़ कर फेंक दी जाएंगी। हर कोई विचार में कम्युनिस्ट होता है। मेरा कहना है हर कोई विचार में कम्युनिस्ट होता है। मानते हो कि नहीं मानते हो? अगर आज आपको सिलेबस न कराया जाए तो आप लड़ जाओगे, अगर मुझे सैलरी ना दी जाए तो मैं लड़ जाऊंगा, अगर किसी के अधिकारों का हनन होगा तो हर कोई विरोध करेगा। दिमाग में तो हर कोई कम्युनिस्ट है, यही तो भगत सिंह कहते थे कि कम्युनिस्ट कोई विचारधारा नहीं है, अपने हक के लिए अगर लड़ना है तो हम लड़ेंगे, क्योंकि वो मेरा अधिकार है। बस तरीका अलग था, क्योंकि आज ही मैं आपको गांधी और भगत सिंह दोनों के अंतर पढ़ाऊंगा। ठीक है, क्लियर है? हाँ, आगे देखेंगे, क्लियर है? तो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज के बारे में बात करेंगे, क्रांतिकारी गतिविधि के बारे में बात करेंगे। तो भगत सिंह का नाम सबसे पहले आता है लाहौर कॉन्स्पिरेसी में, लाहौर साजिश में इनका नाम सबसे पहले आता है। ठीक है, टू अवेंज किलिंग ऑफ लाला लाजपत, लाला लाजपत की मौत का बदला लेने के लिए भगत सिंह, राजगुरु, जय गोपाल एंड सुखदेव कंस्पायर्ड टू किल पुलिस चीफ स्कॉट। इन लोगों ने षड्यंत्र बनाया कि हम लोगों को पुलिस का जो प्रमुख है स्कॉट, इसकी हत्या करनी है, इसकी साजिश बनाई गई। क्योंकि बोला जाता है जब साइमन गो बैक के नारे, इसका विरोध लाला जी कर रहे थे, तब लाला जी के ऊपर अंग्रेजी हुकूमत ने जो लाठियां बरसाई थी, उस समय भगत सिंह उस घटना के चश्मदीद गवाह थे। भगत सिंह अपनी आंखों से उस घटना को देख रहे थे। ठीक है, यस। यहां पे आप देख सकते हैं कि जब भगत सिंह ने इन सब ने प्लानिंग की कि स्कॉट को मारेंगे, और जब स्कॉट को मारने के लिए प्लानिंग रची गई, लोग तैयार हुए, लेकिन वही बोला जाता है लेकिन जेपी सैंडर्स को गोली मार दी, क्योंकि मौके पे वही मिल गया। स्कॉट प्रमुख था, स्कॉट के आर्डर पे जेपी जो आपका ये सैंडर्स है, इसने लाठियां बरसाई थी। इनको खबर लगी कि स्कॉट आ रहा है, घेर लिया रास्ते में। जब देखा, अरे भाई सब गोरे एक ही दिखते, बोली तो स्कॉट नहीं है, ये तो सैंडर्सवा निकला भाई, स्कॉटवा तो भाग गया। तो बोले इन्हीं को ठोक डालो, इन्हीं की हत्या कर दी गई, क्योंकि यह बिलीव करते थे, ठीक है, डायरेक्ट एक्शन में, प्रत्यक्ष कार्यवाही में। ठीक है, जो हो प्रत्यक्ष हो, क्योंकि सैंडर्स, जितनी स्कॉट की गलती थी उतनी सैंडर्स की भी गलती थी। क्लियर है? तो ये घटना यहां पर आती है। उस समय लाहौर में साजिश की बात जो है, ठीक है, वो लाहौर कॉन्स्पिरेसी के नाम से केस फेमस है। फिर 1929 में सेंट्रल असेंबली में बम विस्फोट का मामला हुआ। क्लियर है? अभी अगला मेरा कम्युनिज्म पे लेक्चर आएगा, वहां पे मैं HRA HSRA डिटेल में पढ़ाऊंगा। अभी हम लोग भगत सिंह पे केवल फोकस हैं। ठीक है, हाँ। तो बोला जाता है कि ही along with बटुकेश्वर दत्त set off 2 explosive devices inside the central assembly in Delhi and then allowed themselves to be arrested while shouting the famous slogan इंकलाब जिंदाबाद, long live the revolution। ठीक है, इन्होंने बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर, ये पूछा जाता है भगत सिंह ने जब,
ठीक है, बोला जाता है केंद्रीय असेंबली में बम फेंका, वो बम किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं था, उस बम में कोई ऐसी सामग्री नहीं थी जिससे लोगों को नुकसान पहुंचे, उस बम में जो था वह मात्र शोर था, क्योंकि ये बहरे कानों तक आवाज पहुंचाना चाहते थे और इन्होंने वहीं पे सरेंडर करके खुद को गिरफ्तार होने दिया। और जब इन्होंने खुद को गिरफ्तार होने दिया, गिरफ्तार करने की अनुमति दी, तो इन्होंने नारा लगाया सबके सामने, इंकलाब जिंदाबाद, और क्रांति जो है वो लंबे समय तक जीवित रहे। ठीक है, मतलब जय हिंद के नारे लगाए उस समय। ठीक है, ये देखिए, लॉन्ग लिव द रेवोल्यूशन, लॉन्ग लिव द रेवोल्यूशन, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, ये कहते हुए ये ले जाए गए, गिरफ्तार किए गए और इसी समय इनके ऊपर मुकदमा चलाया गया। ठीक है, भगत सिंह को जेल से सिमरन कौन निकालेगा? आपका डाउट बेटा बहुत अच्छा है, ये डाउट हमेशा पूछा जाता है, भगत सिंह को जेल से कौन निकालेगा? ठीक है, आप में से कितने बच्चे इतनी बार पूछ चुके हो, गांधी जी का नाम बार बार आता है? ठीक है, क्लियर है? हाँ, गांधी जी का नाम बार बार आता है, क्लियर है? और आप लोग ये हमेशा, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछते हैं तो मैं आपको बोल देना चाहता हूं, जब भगत सिंह, सुखदेव सब लोग जेल में थे, भगत सिंह बहुत उम्र में छोटे थे। कोई भी आदमी कितना भी क्रूर हो, एक छोटे बालक को देखकर मन में थोड़ा विचार तो आएगा। उस समय दो व्यक्ति थे, एक रॉबर्ट था और एक और व्यक्ति था, नाम मेरे दिमाग से उतर रहा है। उस व्यक्ति ने बोला भगत सिंह से कि भगत सिंह एक काम करो, ठीक है, कि एक लेटर लिख दो अंग्रेजी हुकूमत को और एक लेटर लिख दो, माफी मांग लो भगत सिंह, झुक जाओ। एक बार अगर तुम माफी मांग लिए ना तो तुम्हारी उम्र बहुत कम है, तुम्हें छोड़ दिया जाएगा, तुम्हें मतलब मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा, फांसी पे नहीं चढ़ाया जाएगा। भगत मेरी बात मानो, एक बार लेटर लिख दो। भगत सिंह ने क्या बोला? भगत सिंह ने बोला कि नहीं, मैं लेटर तो नहीं लिखूंगा, भीख में मुझे आजादी नहीं चाहिए। लेकिन भगत सिंह ने लेटर लिखा। जी हां, भगत सिंह ने इंग्लैंड को लेटर लिखा। लोग खुश हुए उस समय कि भगत लेटर लिख रहा है, अब माफी मिल जाएगी। तो भगत सिंह ने उस लेटर में क्या लिखा? ठीक है, आपको मालूम है, भगत सिंह ने उस लेटर में लिखा, सामने बात रखी कि मेरी अंग्रेजी हुकूमत से यह अपील है कि मुझे फांसी न दी जाए, क्योंकि फांसी जो है वो क्रिमिनल्स को दी जाती है, गुनाहगारों को दी जाती है। मैं क्रांतिकारी हूं, मुझे चौराहे पे खड़ा किया जाए और गोलियों से भून दिया जाए। ये शब्द किसके थे? ये शब्द भगत सिंह के थे। ये लाइन भगत सिंह ने बोली थी कि चौराहे पर लाकर मुझे गोलियों से भून दिया जाए। ठीक है, भगत सिंह ने बोला यह युद्ध का विधान है, गोली से मरने में क्रांतिकारी की शान है। ये लाइन थी भगत सिंह की। बस भगत सिंह ने माफी अपनी मृत्यु के खिलाफ नहीं मांगी थी, बस बोला था फांसी पे मत चढ़ाया जाए, फांसी पे तो आम गुनाहगार चढ़ते हैं, मैं क्रांतिकारी हूं, मुझे गोली से भून दिया जाए। ये सोच है। ठीक है, क्लियर है? आगे देखते हैं। तो ये यहां पर स्लोगन था, इंकलाब, ये सब आप जानते हैं। इस प्रकार से ये घटना घटी। फिर गांधी का इन्फ्लुएंस क्या था? तो देखिए यहां पे लिखा हुआ है कि इनिशियली ही सपोर्टेड महात्मा गांधी एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। प्रारंभ में उन्होंने, हाँ, प्रफुल्ल चाकी, अभी मैं पढ़ाऊंगा इनके बारे में, क्या करूं, आपका सिलेबस ही कुछ ऐसा मध्य 19वीं शताब्दी से है। ठीक है, वरना दिल खोल के पढ़ाने का तो मेरा भी मन करता है। प्रारंभ में उन्होंने महात्मा गांधी और असहयोग आंदोलन का समर्थन किया था। ठीक है, दूसरा यहां देखेंगे, हाउएवर व्हेन गांधी withdrew the movement in the wake of चौरी चौरा इंसिडेंट, भगत सिंह टर्न टू रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म। मैंने आपको अभी बताया था, भगत सिंह के ऊपर शुरुआत में गांधीवादी विचारधारा का प्रभाव था, असहयोग में साथ भी थे, लेकिन चौरी चौरा की घटना के बाद में, ठीक है, चौरी चौरा की घटना के बाद में जब भगत सिंह को, ठीक है, लगा कि इस गांधीवादी विचारधारा से
कुछ हासिल जल्दी नहीं होगा, हमें तुरंत हासिल करना है, तो ये तुरंत कहां मुड़ गए? रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म, ये क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की ओर मुड़ गए थे। क्या आपको यहां तक क्लियर हुआ? जी हां, ये क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की ओर मुड़ गए थे। बात करता हूं एग्जीक्यूशन की, बात करता हूं फांसी की। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को गिरफ्तार किया जाता है लाहौर षड्यंत्र मतलब सॉन्डर्स की हत्या के केस में। बोला जाता है कि तीनों को 24 मार्च को हैंग करना था, लेकिन एक दिन पहले लाहौर जेल में इनको हैंग कर दिया गया। लाहौर जेल में इनको फांसी दे दी गई एक दिन पहले, 23 मार्च को। फैसला था कि 24 मार्च को भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी दी जाएगी, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत, जिसके पैर कांप गए थे कि जेल पर हमला हो सकता है 24 को, उन्होंने जल्दी से तैयारी की और 23 की शाम को ही इनको फांसी दे दी गई। इसीलिए 23 मार्च को हम हर साल शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं या सर्वोदय दिवस के रूप में मनाते हैं। मार्टियर्स डे, शहीद दिवस या सर्वोदय दिवस के रूप में हम मनाते हैं। ठीक है, क्लियर है? बैच ट्रांसफर की बात नहीं है, मैंने प्रीलिम्स में बहुत लेक्चर बढ़ा लिए हैं और हम प्रीलिम्स में, ठीक है, क्लियर है, अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर है? हाँ, अब एक घटना बताऊं? ठीक है, बहुत अच्छी घटना बताता हूं। 24 तारीख को फांसी होनी थी, 23 तारीख को फांसी पे चढ़ा दिया गया। ठीक है, तुमने 23 को फांसी पे चढ़ा दिया, ठीक है, लेकिन बच्चों, भगत सिंह के शरीर को उनके परिवार को नहीं दिया गया। भगत सिंह के शरीर को तुरंत जेल से फिरोजपुर की ओर ले जाया गया। रास्ते में पंडित को लिया गया, पेट्रोल लिए गए, लकड़ियां ली गई, आगे ले जाया गया, जलाया गया, शरीर के टुकड़े किए गए, जलाया गया, कुछ भी मिला अर्धजली लाश को जमीन में दफना तक दिया गया। जब ये खबर भगत सिंह को, उनकी बहन को, उनके परिवार को मिलती है, 200-300 लोग फिरोजपुर की ओर पीछे की ओर बढ़े। और जब 200-300 लोग फिरोजपुर की ओर पीछे की ओर जाते हैं, जमीन में गड्ढा खोदने लगते हैं और गड्ढा खोदने के बाद में वो अध जला शरीर लेकर आते हैं, अंतिम क्रिया करते हैं। वह छोटा मासूम सा बालक, जिस समय लोग सोच नहीं पाते कि हमें करना क्या है, उस समय वह बालक जो है वह शहीद हो चुका था, शहादत प्राप्त कर चुका था। यह घटना उस समय भगत सिंह के साथ हुई थी। ठीक है, और ये जो घटना थी, इस घटना ने लोगों को, कहते हैं कि अंदर से तोड़ दिया था। भगत सिंह की मृत्यु के बाद जब गांधी जी भगत सिंह के गांव में पहुंचते हैं, काले झंडे दिखाए जाते हैं। वह एक दिन था जब गांधी की लोकप्रियता कहीं खो चुकी थी और भगत की लोकप्रियता आसमानों को चूम रही थी। आवाज आ रही है आप सभी को? बताएंगे बच्चों, आवाज क्लियर है सभी को? हाँ, आ रही है। ठीक है, बोला जाता है कि भगत सिंह की जब बचे अवशेषों को जलाया गया, एक लाइन में आपके सामने कहना चाहता हूं, ऐ दुल्हन मैं राख बनकर सतलज नदी में बह गया, मत पूछ तेरी जुदाई
कैसे मैं सह गया, है खुशी, है शहादत की खुशी, बस जाते जाते गम है। ए आजादी तेरा घूंघट उठाना रह गया, ए आजादी तेरा घूंघट उठाना रह गया। मतलब जो बच्चा आजादी के लिए लड़ा वो आजादी को देख भी नहीं पाया, जिसने विवाह कर लिया था उस आजादी से, उस आजादी में अपनी दुल्हन के मेहंदी लगे हाथों को चूमता है, कहता है कि मैं राख बन के सतलज नदी में बह गया, मत पूछ तेरी जुदाई कैसे दिल पे सह गया, है शहादत की खुशी, बस जाते जाते गम भी है शहादत की खुशी, बस जाते जाते गम भी है। ए आजादी मैं तेरा घूंघट उठाना, ए आजादी मैं तेरा घूंघट उठाना रह गया। समझ रहे? ये मोहब्बत थी जो आजादी के साथ में थी। आज लोगों के लिए शरीर मात्र सब कुछ है। जिस आदमी ने अपनी कल्पनाओं में आजादी से विवाह किया, जिसने आजादी के घूंघट को नहीं उठा पाया, क्योंकि आजादी का घूंघट 1947 में उठा, उस नई नवेली दुल्हन के मेहंदी से भरे हाथों को बस चूमता है और राख बनकर सतलज में बह जाता है। ये हमारे भगत सिंह थे जो हमारे बीच में नहीं रहे। ठीक है, दिस इज द, ठीक है, पॉइंट। और ये भगत सिंह थे। तो यहां तक भगत सिंह के कंट्रीब्यूशन सब कुछ हमने देखा। अब हमारे मेंस में लिखने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए उसको देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आगे फिर मिलेंगे। चलिए, हिज फ्रीडम वॉज नॉट लिमिटेड टू एक्सपेलिंग ऑफ द ब्रिटिश, इंस्टेड ही, मतलब अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? भगत सिंह की राजनीतिक विचारधारा, भगत सिंह की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पढ़ रहे हैं। बोला जाता है कि हिज फ्रीडम वॉज नॉट लिमिटेड टू एक्सपेलिंग द ब्रिटिश, इंस्टेड ही डिजायर्ड फ्रीडम फ्रॉम द पॉवर्टी, अनटचबिलिटी, कम्युनल स्ट्राइफ एंड डिस्क्रिमिनेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन। अंग्रेज हुकूमत को भगाने में विश्वास नहीं था उतना जितना भारत में गरीबी, अस्पृश्यता, सांप्रदायिक संघर्ष, भेदभाव और शोषण से स्वतंत्रता चाहते थे। जी, he regarded करतार सिंह सराबा, वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ द गदर पार्टी, एज हिज हीरो। भगत सिंह ने करतार सिंह सोराबा को अपना हीरो माना था, जिन्होंने गदर पार्टी की स्थापना की थी। एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी को, ठीक है, अपना हीरो मान रहा है। He was attracted to anarchism and communism and also read Karl Marx, Vladimir Lenin and Leon Trotsky। यह भी एक ज्यूस थे। ज्यूस मतलब समझते हैं ना आप? यहूदी। क्लियर है? यहूदी। ठीक है। आंखों में तो आंसू आने चाहिए। अगर आज आंखें नम हैं तो भगत सिंह को शायद हम कुछ श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। ठीक है, और जीवन में याद रखना, हम सभी कभी भी अधिकारी बने, पैसा एक पल के लिए खुशी देता है, पैसा एक पल के लिए खुशी दे सकता है। जीवन भर अगर अच्छे से नाम कमाना है, एक काम कर जाना है कि कम से कम भगत सिंह की तरह तो शहादत नहीं, वो नाम नहीं, लेकिन कम से कम जब हम इस दुनिया में ना रहें तो 4 लोग याद करने वाले हों। क्योंकि आपको मालूम है, पैसा लोगों ने कमाया, हम किसी को नहीं जानते। क्या हम कभी किसी व्यापारी धनाढ्य के बारे में पढ़ते हैं? हमें महसूस होता है पैसा बहुत कुछ है, लेकिन जब शहादत प्राप्त होती है तो वही याद आता है जिसने कुछ किया है। क्लियर है? ठीक है जी। तो देखिए यहां पे लिखा हुआ है, वह अराजकतावाद और साम्यवाद के प्रति आकर्षित थे और कार्ल मार्क्स, व्लादिमीर लेनिन और लियोन ट्रॉट्स्की को भी पढ़ा था। तो याद रखेंगे,
ये सभी वो विचारक थे जो साम्यवादी विचारक थे, और इस प्रकार से भगत सिंह के ऊपर इनका भी प्रभाव था, और इसलिए भगत सिंह को कुछ लोग कम्युनिस्ट भी कहते हैं, मतलब साम्यवादी कहते हैं। भगत सिंह कहते थे ये तो हर कोई व्यक्ति होता है अपने जीवन में, और एक युवा जो है, कॉलेज में पढ़ रहा लड़का जो है, आप सब हैं, वो अभी भी कम्युनिस्ट हैं। ठीक है, हाँ, क्लियर है? आगे देखेंगे इसी में, ठीक है, हाँ। तो आगे देखेंगे, वाई एम आई एथिस्ट। भगत सिंह ने यहां पे बोला था मैं नास्तिक क्यों हूं, या किताब भगत सिंह ने लिखी थी कि आखिर मैं नास्तिक क्यों हूं। क्योंकि मैं नास्तिक इसलिए हूं क्योंकि अगर मैंने किसी धर्म को अपना लिया तो मैं एक धर्म की परिधि में बन जाऊंगा, और मैं अगर एक धर्म की परिधि में बनकर उस धर्म के चश्मे से अपने भाइयों को देखूंगा तो वह विचार खत्म हो जाएगा, वह दृष्टि खत्म हो जाएगी, वह नजर कमजोर हो जाएगी, भाई भाई में रोष आ जाएगा, भाई भाई में अंतर दिखने लगेगा। मैं उसके खिलाफ, इसलिए मैं नास्तिक हूं। ठीक है, भगत सिंह द्वारा लाहौर सेंट्रल जेल में लिखा गया था अंत समय में 1930 में, यह एक लिखा गया निबंध है, जिसे एक पुस्तक के रूप में बाद में लोगों ने अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करके लिखा है। ठीक है, हाँ, क्लियर है? आगे समझ में यहां तक? जी, तो अभी देखो 2 मिनट के लिए रिवीजन कर लें, क्योंकि अभी तो हम लोग थोड़ा सा इमोशनल में ये पड़ गए। 2 मिनट के लिए शॉर्ट लिस्ट कर लेते हैं। भगत सिंह की राजनीतिक विचारधारा, सबसे पहली विचारधारा, ये ब्रिटिश को केवल भगाना नहीं चाहते थे, ब्रिटिश को भगाने के साथ साथ ये समाज सुधार भी करना चाहते थे। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं, जैसे मैं आंसर राइटिंग में पॉइंट लिखाता हूं, क्या एक्सपेल्ड ब्रिटिश, along with expelled British along with, ठीक है, सोशल रिफॉर्म्स। ये पहला पॉइंट याद रहेगा आपको। तो आपको लिखना है कि ब्रिटिश, क्लियर है, ब्रिटिश अंग्रेजों को निष्कासित करने के साथ साथ, अंग्रेजों को निष्कासित करने के साथ ठीक है, सामाजिक सुधार, क्लियर है, या ऐसी आजादी चाहते थे। क्योंकि इनका कहना था ऊपर कोई भी बैठे, हम गरीबों के लिए तो हर वह व्यक्ति समान है, हमारे लिए अगर कोई बदलाव है तो सामाजिक सुधार है, हमें सामाजिक सुधार दे दीजिए, ऊपर कोई भी बैठे मुझे उससे मतलब नहीं, बस मैं शोषण के खिलाफ हूं। ठीक है, हाँ, क्लियर है, हाँ। नैना लाहौर सेंट्रल जेल, कभी विजिट इजिट की बात होगी, कभी बाई चांस आगे समय अच्छा आया तो लाहौर अपने ही पास होगा, तब घूम लिया जाएगा। उन्होंने करतार सिंह सराभा, जो गदर पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे, उनको अपना हीरो बनाया। तो मतलब यहां पे अगर आप देखेंगे तो गदर पार्टी का भी इन्फ्लुएंस था। तो पहला ये, दूसरा गदर पार्टी की आइडियोलॉजी थी। मैं आपको मैडम भिखाजी कामा अगर पढ़ा दूं तो आपको उतना ही ज्यादा प्रभावित होगा। मुझे लग रहा है अगर अच्छी पिक्चर बने तो उन पे बननी चाहिए। ठीक है, ही वॉज अट्रैक्टेड टू अनार्किज्म, ठीक है, और इन्होंने साथ में अनार्किज्म और कम्युनिज्म को बढ़ावा दिया था। अनार्किज्म और कम्युनिज्म को सपोर्ट किया था, साम्यवाद और अराजकतावाद। अराजकतावाद मालूम है ना, अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ठीक है, हाँ, और फिर बाद में इनकी विचारधाराओं में हमें नास्तिक भी मिलता है, मतलब सेकुलरिज्म बेस्ड ऑन, ठीक है, बेस्ड ऑन, ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बेस पे, ठीक है, सॉरी, फ्रांस के बेस पे, बेस्ड ऑन फ्रांस, ठीक है, फ्रांस के बेस पे सेकुलरिज्म। जैसा फ्रांस में धर्मनिरपेक्षता वैसा ये सपोर्ट करते थे। तो क्या कभी अगर ऐसा आएगा तो आप लिख लोगे? ठीक है, हाँ, मुलाकात हम सबकी होगी, जल्दी होगी, आप सब पढ़ते रहेंगे, बस आपके लिए मेहनत करेंगे हम भी दिन रात। ठीक है, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं अगर पढ़ा दूंगा तो उससे सिलेक्शन नहीं होगा। मैं अगर सैटरडे आंसर राइटिंग हम लोग अगले संडे से लिख लेते हैं और लिस्ट में ले लीजिएगा, एक एक क्वेश्चन निकालेंगे। एक दिन असहयोग उठाया तो सारा असहयोग का पिछला जितना भी मैंने लिस्ट बना ली है, एक बच्चे ने भेजा था मुझे, सारा असहयोग का क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। एक बार फिर संडे को मिलेंगे, भले ही 2-3 घंटे चले क्लास तो क्या हुआ, फिर मिलेंगे तो फिर पता चला कि निपटा देंगे। ठीक है, ऐसे करके निपटा लेंगे। एक बार क्वेश्चन लिख लेंगे ना तो ये टॉपिक भी रिवीजन होगा, लिखना भी आ जाएगा, फिर हमें कौन रोक पाएगा। अगर मैं क्रांतिकारी पढ़ाता हूं तो क्रांतिकारी
सोच के साथ में विकास करने का वह दबदबा व दावा भी रखता हूं। क्लियर है? हाँ बेटा प्रिया, अराजकता मतलब जैसे आज अराजकता मतलब आप सरकार के खिलाफ हो जाओ, अनार्किज्म, ठीक है, सरकार की थोपे के कानूनों के खिलाफ आपके अंदर अराजकता, सरकार के विरुद्ध, सरकार अगर अराजक है तो आपके ऊपर आपके विरुद्ध कोई काम करना। जब भी कोई व्यक्ति किसी के विरुद्ध में कार्य करता है उसमें अराजकता का गुण, अराजकता के जो कहते हैं कि बिंदु वो देखे जाते हैं। क्लियर है? हाँ। अब देखिए यहां पे लिखा हुआ लिगेसी एंड मेमोरीज, विरासत और स्मारक। अब अगर मैं विरासत और स्मारक के बारे में बात करूं भगत सिंह की, तो अगर आप देख पाएंगे कि नेशनल मार्टियर्स मेमोरियल, राष्ट्रीय शहीद स्मारक, ठीक है, बिल्ट एट हुसैनीवाला इन मेमोरी ऑफ भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु। तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की याद में हुसैनीवाला में राष्ट्रीय शहीद स्मारक बनाया गया है। द शहीद मेला, शहीद मेला पंजाबी मार्टियरडम फेयर बोला जाता है कि एक पंजाब में शहादत मेला के रूप में मनाया जाता है। ये 23 मार्च को, ठीक है, हर साल मनाया जाता है। तो यह त्योहार है, मनाया जाता है 23 मार्च को हर साल पंजाब में, ठीक है। मौका मिले जब हम सिलेक्शन ले ले तो हम जाएंगे जरूर, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। क्लियर है? और आगे इसमें देखेंगे नेशनल मार्टियर मेमोरियल, राष्ट्रीय शहीद स्मारक था। और नेक्स्ट है शहीद आजम सरदार भगत सिंह म्यूजियम, ठीक है। और बोला जाता है कि शहीद आजम जो सरदार भगत सिंह म्यूजियम है ओपनड ऑन 50th एनिवर्सरी ऑफ हिज डेथ एट हिज एंसेस्ट्रल विलेज एट, ठीक है, खाटकर कला, ठीक है। तो बोला जाता है कि खटकड़ कला में खोला गया उनके पैतृक गांव में उनकी मृत्यु के 85वीं वर्षगांठ में एक संग्रहालय जिसका नाम है शहीद आजम सरदार भगत सिंह म्यूजियम संग्रहालय, वह खोला गया है। क्लियर है? यहां तक समझ में आया? जल्दी बताइए, क्लियर हुआ यहां तक सभी को? हाँ, देखो लिखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हम सभी तैयारी अपने हिसाब से कर लेते हैं। क्लियर है? हाँ, तो इसमें आपको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़े हम लोग जी। क्लियर? चलो एक मिनट में पानी पी लूं। हाँ, अब आवाज, क्योंकि मुझे पानी इधर साइड बोतल में रखा है, ठीक है, तो पी लेता हूँ फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। चलो बच्चों, तो आगे अब हम लोग चलेंगे गांधी और भगत सिंह पे। रेडी हैं आप? ठीक है, क्लियर है? बेटा गांव का नाम है, भगत सिंह के जो दादा थे अर्जुन सिंह और उनके जो परदादा थे फतेह सिंह, उनको गांव मिला था। वही गांव जो था वो कहते हैं ना कि एक नानी के यहाँ का पैसा मिलता है, ठीक है, वो मिला हुआ था। क्लियर? जी हाँ, गेटिंग द पॉइंट। आगे बढ़े, चलिए बताइए। शहीद आजम, ये क्वेश्चन 3 बार आ चुका है कि शहीद आजम का टाइटल भगत सिंह को किसने दिया था? किसी को मालूम है बीपीएससी प्रीलिम्स की जो पहले तैयारी किया हो? शहीद आजम जी, हुसैनी वाला बेटा पंजाब में है। देखिए आगे आप देखेंगे एक युद्ध है मच्छीवाड़ा का, वहां पे आपको देखने को मिलेगा, पंजाब में है। क्लियर है? हाँ, चलिए बताइए। शहीद आजम जो संग्रहालय बना था वह नाम भगत सिंह को किसने दिया है? ठीक है जी। 23 मार्च फिर आ रहा है, मैं एक बार यूट्यूब पे ये क्लास लेके आऊंगा, ठीक है। भगत सिंह, जब भगत सिंह के गांव गांधी जी गए थे, याद अभी कुछ देर पहले बताया था कि गांधी की लोकप्रियता कम थी और भगत सिंह की हाई थी। जब भगत सिंह के गांव गए थे, शहादत की बात थी, ठीक है, और जब वह कहते हैं कि भगत सिंह के गांव में जब गांधी गए तो जब काला झंडा दिखाया गया उसके विरोध के बावजूद, उस समय गांधी को मालूम था मेरी लोकप्रियता खत्म हो चुकी है, उसके बाद भी गांधी जी ने बोला था शहीद आजम भगत सिंह, ठीक है। हाँ, चलिए ये देखिए गांधी एंड भगत सिंह के बारे में, ठीक है। तो गांधी भगत सिंह के बारे में 5 पॉइंट बताऊंगा, ये 5 पॉइंट लिखेंगे, ठीक है।
हाँ, ये 5 पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं जल्दी। सबसे पहले भगत सिंह और गांधी। तो सबसे पहला पॉइंट आपको दिख रहा होगा, भगत सिंह सरकार के खिलाफ प्रत्यक्ष कार्रवाई, ठीक है, प्रत्यक्ष कार्रवाई, डायरेक्ट एक्शन में, ठीक है, विश्वास करते थे। साथ ही वे अंग्रेजों के विरुद्ध निरंतर आंदोलन के क्या थे, समर्थक थे, ठीक है, याद रखेंगे। एट द सेम टाइम ही वाज सपोर्टर ऑफ द कंटिन्यूअस मूवमेंट, ठीक है, जो इनका निरंतर आंदोलन चला उसके सपोर्ट में भी थे। इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो भगत सिंह जो थे वो प्रत्यक्ष कार्रवाई में विश्वास करते थे। मतलब वो कहते थे कि जो भी हो ऑन द स्पॉट होना चाहिए, ठीक है, बातचीत से कोई मामला सुलझा नहीं है, ऐसा मानना था। वैसे तो बातचीत से सुलझता है। आगे देखेंगे, गांधी वॉज अ सपोर्टर ऑफ द ट्रूथ स्ट्रगल। याद है बच्चों, मैंने आपको पढ़ाया था ट्रूथ स्ट्रगल, ठीक है। गांधी जी दबाव बनाते थे, फिर संधि कर लेते थे, फिर दबाव, फिर संधि, फिर दबाव, फिर संधि। इसीलिए बोला जाता है कि गांधी युद्ध विराम और संघर्ष के समर्थक थे, क्योंकि इनको मालूम था एक बहुत बड़ा जन आंदोलन लंबे समय तक नहीं चलेगा, इसलिए आंदोलन करो, ब्रिटेन पे दबाव बनाओ, अपनी बातें मनवाओ, आंदोलन बंद कर दो, क्योंकि आंदोलन लंबा नहीं चल सकता, ये गांधी जी को मालूम था। इसलिए गांधी जी प्रत्यक्ष कार्रवाई के बजाय वह हमेशा किस पे विश्वास करते थे, ठीक है, वो विश्वास करते थे डायलॉग पे, कम्युनिकेशन पे। मतलब वह प्रत्यक्ष कार्रवाई की बजाय, ठीक है, संवाद की राजनीति में विश्वास रखते थे। गांधी को लगता था कि बातचीत से, ठीक है, मामला सुलझ सकता है। मतलब इसके लिए शुद्ध हिंदी हो जाएगी संवाद से। क्या ये पहला अंतर आपको पता चला इसमें? जी हाँ, मैंने आंसर दे दिया है, शायद आज अगर टेलीग्राम पे नहीं आया है, इसीलिए मैंने आपसे बोला है कि एक बच्चा जो है वो मुझे मैसेज कर देगा, मैं उसको भी भेज दूंगा, वरना वो लोग आज डाल देंगे, ठीक है। हाँ, मैं उसी दिन दे दिया था, ठीक है। ये एक पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट देखेंगे, भगत सिंह वॉज मेनली इंस्पायर्ड बाय द आइडियोलॉजी ऑफ सोशलिज्म एंड मार्क्सिज्म, ठीक है। भगत सिंह जो थे वह मुख्यतः समाजवाद और मार्क्सवाद की विचारधारा से प्रेरित थे, ठीक है। दे वर नॉट इवन स्पेयर्ड फ्रॉम द इमीडिएट वायलेंस टू अचीव द गोल। मतलब अगर वो कहते थे कि अगर तत्काल हिंसा से आजादी मिल जाए तो मैं तत्काल हिंसा करने के लिए भी तैयार हूं, ये भगत उसके लिए भी तैयार है। ये भगत को आजादी चाहिए तो आजादी। इंस्पायर्ड बाय मार्क्स ही एम्फेसाइज्ड ऑन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फार्मर्स एंड लेबर्स, ठीक है। वो मार्क्स से प्रेरित होकर उन्होंने किसानों और मजदूरों के संगठन पर बल दिया था। इन्होंने एक स्लोगन भी दिया था, ठीक है, कि दुनिया के, सॉरी, ये कार्ल मार्क्स ने बोला था दुनिया के मजदूर एक हो, और यहां पे इन्होंने बोला था वर्कर्स यूनाइट, ठीक है, लॉन्ग लिव एंड वर्कर्स यूनाइट, ये स्लोगन भी था इनका, ठीक है। हाँ, वो A4 साइज के, मतलब वो वर्ड फाइल जो PDF में कन्वर्ट होती है ना, उसमें मॉडल आंसर है, ठीक है। PPT के साथ नहीं, वो अलग से वो मिल जाएगा आपको उस पर। अभी आपको समझ में आया यहां तक? ये भगत सिंह कौन सी आइडियोलॉजी बेटा? समाजवाद, मार्क्सवाद। और अगर आजादी के लिए तुरंत हिंसा करनी पड़े, इमीडिएट वायलेंस से आजादी मिले, तो भगत उसके लिए भी तैयार थे। वहीं गांधी जी बिलीव्ड इन द ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। गांधी जी, ठीक है, सत्य और अहिंसा पर विश्वास करते थे, एंड एट द सेम टाइम एम्फेसाइज द सैंक्टिटी ऑफ मीन्स एज वेल प्रूवेबल। और उसी समय अगर आप देखेंगे तो गांधी जी सत्य और अहिंसा में भी विश्वास, और सॉरी, साध्य के साथ साधन में भी विश्वास करते थे। क्या आप में से कितने बच्चों को मैंने पढ़ाया था कि मीन्स और एंड क्या होता है? याद है ना बच्चों? मीन्स और एंड लिख लो जो बच्चे उस क्लास में नहीं थे। मीन्स मतलब होता है साधन, ठीक है, और एंड मतलब होता है साध्य, ठीक है। हाँ, अगर मैं भारतीय आंदोलन के संदर्भ में बात करूं तो यहां पर साध्य था आजादी, फ्रीडम, ठीक है। हाँ, मतलब आजादी। और हम सभी को मालूम है ये आजादी अगर गांधी जी लेते, अगर ये आजादी गांधी जी लेते, तो गांधी कहते हैं कि साध्य भी क्या होना चाहिए? प्योर होना चाहिए। प्योर मतलब पवित्र होना चाहिए। अगर रास्ता सही है तो मंजिल सही होगी, और अगर रास्ता सही नहीं है तो मंजिल सही नहीं होगी। वहीं भगत सिंह जो थे, ठीक है, भगत सिंह या फिर जितने क्रांतिकारी थे, क्रांतिकारी मानते थे कि अगर साधन सही है, अगर जैसे कहावत नहीं है, युद्ध और प्यार में सब जायज है,
तो गांधी जी उससे एग्री नहीं करते। गांधी जी कहते देखो अगर रास्ता सही है तो लक्ष्य जो है वो सही होगा। अगर आपका अपनाया गया मार्ग सही है तो आप अपने लक्ष्य को जस्टिफाई कर सकते हो, ठीक है, लक्ष्य को आप प्रूव कर सकते हो, न्याय के साथ में संदर्भित कर सकते हो। और अगर आपका रास्ता गलत है, भले ही आपका लक्ष्य सही है, तो वह गलत है, ठीक है, वो हमेशा गलत होगा। गांधी उसके खिलाफ थे। और वहीं भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस क्रांतिकारी कहते थे कि लक्ष्य सही होना चाहिए, रास्ता कोई भी चलेगा। क्लियर है? हाँ, तो अभी ये आपको समझ में आया ना यहां तक? तो ये गांधी जी बिलीव इन द ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एंड द सेम टाइम emphasize द सैंक्टिटी ऑफ मीन्स एज वेल एज प्रोबेबल। मतलब गांधी जी मीन्स और इसको आप एंड भी लिख सकते हो, ठीक है। उसी समय गांधी जी सत्य और अहिंसा में विश्वास रखते थे और साथ ही साध्य के साथ साथ साधन की पवित्रता पर भी बल दिया। वे किसी भी प्रकार की हिंसा के पक्षधर नहीं थे, वह नहीं चाहते थे किसी प्रकार की हिंसा हो। आप एग्जाम्पल में लिख सकते हो चौरी चौरा हिंसा के बाद में अखिल भारतीय स्तर का आंदोलन असहयोग उन्होंने वापस ले लिया था, ठीक है। आगे समझ में? ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट कहता है कि भगत सिंह वॉज अ सपोर्टर ऑफ अ सोशलिस्ट स्टेट आफ्टर लिबरेशन फ्रॉम द इंग्लिश स्टेट विच वॉज सेकुलर इन नेचर। भगत सिंह अंग्रेजी राज्य से मुक्ति के बाद एक समाजवादी राज्य, ठीक है, और एक स्वभाव से धर्मनिरपेक्ष राज्य की बात करते थे। भगत सिंह कहते थे कि अंग्रेजों के जाने के बाद में भारत समाजवादी होना चाहिए और स्वभाव में धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। यह सोच बहुत बड़ी थी। और वहीं गांधी जी वॉज द सपोर्टर ऑफ स्वराज्य एंड रामराज्य। ही वॉज इन फेवर ऑफ सर्वधर्म संभाव। वहीं गांधी जी स्वराज और राम राज्य की बात करते थे। गांधी राम राज्य की कल्पना लेकर चलते थे और गांधी कहते थे कि सर्वधर्म संभव, सभी धर्मों को एक समान। इसलिए हमारा जो वर्तमान धर्मनिरपेक्ष है वह इस विचार पे है, इस पे नहीं है। यह था वसुधैव कुटुंबकम। भगत सिंह क्या कहते थे? वसुधैव कुटुंबकम, सब एक साथ रहें। जैसे सुभाष चंद्र बोस कहते थे कि जब भी यह भारत जो है या देश जो है, देश में रहने वालों से जाना चाहिए, ना कि देश में रहने वालों के धर्म से। इसलिए भारत की पहचान हमसे होगी, हमारे धर्म से नहीं, ठीक है। आ गया समझ में यहां तक? ठीक है। हाँ, गांधी जी स्वराज्य और राम राज्य समर्थक थे। वो सर्वधर्म संभाव के पक्षधर थे। राजनीति में वो धर्म के जुड़ाव में विश्वास करते थे, ठीक है। वह मानते थे कि राजनीति में धर्म होना चाहिए। और गांधी जी के भगत सिंह कहते थे धर्मनिरपेक्ष मतलब राजनीति में धर्म का विरोध करते थे, ठीक है। यस, अगेंस्ट दी, ठीक है, अगेंस्ट दी, ठीक है, रिलीजन इन पॉलिटिक्स, ठीक है। धर्म में राजनीति के खिलाफ थे। देखो, दोनों सही तो हैं अपने अपने पॉइंट में, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दोनों गलत हैं, लेकिन यार समझो तो, कहां लंदन से लॉयर की पढ़ाई करके आए हुए, ये तो सिलेबस के कारण पढ़ा रहा हूं, कोई मोल है ही नहीं। कहां दक्षिण अफ्रीका का अनुभव, कहां भारत का अनुभव, कहां एक उम्र, कहां वह व्यक्ति जो 23 साल में फांसी के फंदे को ऐसे चूमा कि मानो कि दुल्हन के हाथ मेहंदी भरे हाथों को चूम रहा हो, आजादी की वह दुल्हन, ठीक है। तो ये जो कहेंगे और ये जो कहेंगे उसमें अंतर तो होना ही था। लेकिन फिर भी बोला जाता है कि 23 साल में जितना यह कह गए, शायद मुझे लगता है 23 साल में कोई और उतना सोच भी नहीं पाता जितना कह गए। इसीलिए बोला जाता है, मैं हमेशा कहता हूं आप सबसे, किताबों से दोस्ती जरूर करिए, न्यूज़पेपर आप पढ़िए। करंट अफेयर के लिए न्यूज़पेपर जरूरी है। अगर आपने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा तो आप अपनी ओपिनियन नहीं दे पाएंगे, आपको बोलने का तरीका नहीं आएगा, आपको शब्दों को रखने का तरीका नहीं आएगा। शब्द के रखने का तरीका, बोलने का तरीका केवल न्यूज़पेपर रीडिंग से आ सकता है। इसलिए न्यूज़पेपर मत मिस करिए, न्यूज़पेपर जरूर पढ़िए, ठीक, क्लियर है? आ गया समझ में? हाँ,
आगे देखेंगे। भगत सिंह वॉज ओरिजिनली एन आर्म्ड रेवोल्यूशनरी, हेंस देयर मास बेस इन द नेशनल मूवमेंट वॉज लिमिटेड, दे वर मेनली पॉपुलर अमंग द यूथ। भगत सिंह मूल रूप से एक सशस्त्र क्रांतिकारी थे, इसलिए राष्ट्रीय आंदोलन में उनका जनाधार सीमित था। वो मुख्य रूप से युवाओं में लोकप्रिय थे। एक कहावत है हमारे समाज की, आप जब तक जीवित हैं तब तक लोग आपकी आलोचना करेंगे, और जब आप इस संसार में नहीं रहेंगे तो वही लोग आपको याद करेंगे। तो याद रखना, ये कहने वाले जो चार हैं वो कहते रहेंगे, तुम अपना कार्य अपनी समझ से करना। अगर तुमको बाद में भी अमर रहना है लोगों के दिलों में, तो अपनी सोचना, अपने सोचने के आधार पर कार्य करना, किसी के दबाव में। समाज में कौन से वो चार लोग हैं जो कुछ बोलेंगे, उनको दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल के फेंक देना और गटगट दूध पी जाना। इस प्रकार के विचार को लेकर चलना ये बहुत जरूरी है। ठीक है, जनसत्ता पढ़ लो। हाँ देखिए, तो ये आपको समझ में आया। वहीं गांधी जी क्या कहते थे? गांधी जी वॉज लिबरल, सपोर्टर ऑफ द ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। गांधी जी उदारवादी थे, सत्य और अहिंसा के समर्थक थे। हिज वे वॉज कंपैटिबल विथ करोड्स ऑफ पीपल। ठीक है, उनका तरीका करोड़ों लोगों के अनुकूल था। ठीक है, देयर फॉर हिज सपोर्ट बेस वॉज वेरी ब्रॉड, इसलिए उनका जनाधार बहुत व्यापक था, इनका कम था, क्योंकि ये चाहते भी तो नहीं थे। गांधी की शक्ति भीड़ पे है, भगत सिंह की शक्ति एक जिगर पे है। यह व्यक्ति जिगरे की बात करता था और गांधी जी भीड़ की बात करते थे, क्योंकि गांधी जी का जो आंदोलन का कार्य करने का तरीका था वो उनका तरीका था सत्य अहिंसा पे। वह भीड़ पे आधारित ब्रिटिश के ऊपर दबाव बनाकर अपनी बात मनवाते थे। और भगत सिंह कहते थे कि मैं दूसरों की जान क्यों खतरे में डालूं, अगर मैं ऐसे चार अधिकारियों को मार दूं जिनसे आगे कई लाला जी के ऊपर लाठीचार्ज होगी तो मैं कई लोगों को बचा लूंगा। ये इंडिविजुअल हीरोइक एक्शन में बिलीव करते थे, या स्वतंत्र, ठीक है, स्वतंत्र कार्यवाही में बिलीव करते थे। ये अपना हीरोइक एक्शन करते थे। ये सब हीरो थे हमारे। ठीक है, क्लियर है? हाँ, आगे बढ़ेंगे। लास्ट पॉइंट है, भगत सिंह कैरीड आउट मेनली आर्म्ड रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी, ही डिड नॉट रन एनी कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम लाइक गांधी। भगत सिंह ने मुख्य रूप से सशस्त्र क्रांति को आगे बढ़ाया था। भगत सिंह ने कभी भी, ठीक है, क्रांतिकारी गांधीवादी आंदोलन की तरह रचनात्मक कार्य नहीं किए थे। मतलब वो भगत सिंह ही ना होते ना, भगत सिंह स्वभाव है। भगत सिंह कौन है? भगत सिंह स्वभाव है। अगर आज उन निर्भया के दोषियों को कोई गोली मारने का दम रखे तो वह भगत सिंह है। आज डॉक्टर प्रियंका के खिलाफ जो हुआ और वहां पे जो शूट आउट हुआ वो जिसने किया वो भगत सिंह है। भगत सिंह तो एक स्वभाव बन गया है, भगत सिंह तो एक विचार बन गया है, जो मरकर भी हमारे बीच में क्या है, आजाद बन गया है। ठीक है, ये वो भगत सिंह है। क्लियर है? हाँ, तो इस प्रकार से आप यहां पे देखेंगे। ठीक है, वहीं पे आप देखेंगे गांधी जी ने राजनीति के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक कार्यक्रम भी चलाए। ठीक है, गांधी जी ने बोला राजनीति के साथ साथ आप समाज का भी भला करो, आर्थिक कार्यक्रम भी करो, जिसे उनके स्वदेशी हरिजन उत्थान कार्यक्रम में देखा जा सकता है। गांधी जी के द्वारा स्वदेशी और हरिजन उत्थान के बहुत सारे कार्यक्रम जो थे वह चलाए गए थे। इस प्रकार से अगर हम लोग देखें तो ये गांधी और भगत सिंह के विचारों में आपको परिवर्तन दिखेगा। 2 मिनट के लिए रिवीजन कर लें। पहला, डायरेक्ट एक्शन, संघर्ष विराम। दूसरा, समाजवादी मार्क्सवादी विचारधारा। ठीक है, ये तत्काल हिंसा से भी अगर आजादी मिलती तो करते। गांधी जी सत्य अहिंसा की विचारधारा और साध्य और साधन की पवित्रता। ठीक है, हाँ, ये चीज क्लियर है? जी हाँ, आगे देखेंगे। भगत सिंह वॉज अ सपोर्टर ऑफ अ सोशलिस्ट स्टेट आफ्टर लिबरेशन फ्रॉम द इंग्लिश स्टेट विच वॉज सेकुलर इन नेचर। भगत सिंह अंग्रेजी राज्य से मुक्त के बाद एक समाजवादी राज्य के समर्थक थे जो स्वभाव से धर्मनिरपेक्ष थे। वहीं पे देखेंगे ये गांधी जी जो थे हमारे, वह सर्वधर्म संभाव से जुड़े थे। ठीक है, और राजनीति में धर्म की बात करते थे। और भगत सिंह कहते थे राजनीति में कोई धर्म नहीं होना चाहिए। वसुधैव कुटुंबकम, देश में रहने वाले लोगों की पहचान देश से हो ना कि धर्म से हो। ठीक है, क्लियर हुआ यहां तक?
बताइए। ठीक है, आगे देखेंगे। भगत सिंह वॉज ओरिजिनली एन आर्म्ड रेवोल्यूशनरी। ठीक है, वह सशस्त्र क्रांति में विश्वास करते थे, वह जन समर्थन में विश्वास नहीं करते थे। वही गांधी जी सत्य अहिंसा के मार्ग पे चलते हुए जन समर्थन में विश्वास करते थे। गांधी के साथ करोड़ों की शक्ति थी, तो भगत सिंह के साथ, देखिए, भगत सिंह के साथ उन पूरे भारतीयों का, ठीक है, हौसला था जो एक 23 साल के बच्चे को आजादी के लिए कुर्बानी करने पर, ठीक है, आगे बढ़ाता है। और जो 23 साल का बच्चा जो इन भारतवासियों के लिए, ठीक है, फांसी के फंदे को चूम जाता है, वो भगत सिंह थे। भगत सिंह कैरिड आउट मेनली आर्म्ड रेवोल्यूशनरी। ठीक है, इन्होंने सशस्त्र विद्रोह किया, इन्होंने कोई रचनात्मक कार्यक्रम नहीं चलाया। गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रम पे ज्यादा विश्वास था। गांधी जी ने राजनीति के साथ साथ गांधी जी ने स्वदेशी और हरिजन कार्यक्रम चलाते हुए सामाजिक और आर्थिक कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाया था। क्या यहां तक क्लियर हुआ? बताइए, ऑल क्लियर? तो यहां पे भगत सिंह वाला टॉपिक होता है खत्म। ठीक है, जी हाँ, आज की क्लास थोड़ी पहले ही खत्म हो गई, क्योंकि बाकी बाद में तो आपका अगला टॉपिक है, भगत सिंह वाला टॉपिक हो जाता है फिनिश। तो एक और मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा जो कि बहुत जरूरी है। जानकारी ये है कि आप लोगों को डाउट होता है कि नोट्स कैसे बनाएं। ठीक है, दूसरा डाउट आपका होता है, ठीक है, महत्वपूर्ण डाउट होता है आपका कि हम न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ें। ठीक है, तीसरा आपका डाउट होता है कि भाई हम कहाँ से नोट्स वगैरह डाउनलोड करें। क्लियर है? हाँ, तो याद रखेंगे एक AMA सेशन होने वाला है, आस्क मी एनीथिंग। ठीक है, संडे को सुबह 11 AM पे अक्षत सर लेंगे ये सेशन। ठीक है, हाँ, ये सेशन होगा यूट्यूब पे। क्लियर है? हाँ, यूट्यूब पे सुबह 11 बजे संडे को आप अक्षत सर से पूछ सकते हैं। क्लियर है? तो बस, ठीक है, आज यहीं तक। थोड़ी मेरी भी तबीयत खराब थी, कल मैं क्लास नहीं ले पाया था, आज जुनून से भर गया हूँ भगत सिंह के लेक्चर के बाद। कल मैं इसके आगे शुरू करूंगा। ठीक है, हाँ। गांधी जी के, भाई गांधी जी किसको बचाते हैं? जो अभी मैंने आपको पढ़ाया बेटा, आप क्लास में थे, जिस व्यक्ति ने खुद ही बोला कि भैया मुझे भीख में आजादी नहीं चाहिए। गांधी जी अगर भगत सिंह को भीख मांगकर बचा भी लेते तो वह तो मौत से बदतर थी, क्या वो शहादत हासिल हो पाती? वो शहीद आजम कहलाते? नहीं कहलाते। नोट्स आपको आज रात को नहीं तो कल सुबह वो मॉडल आंसर मिल जाएगा। मैं एक बार फिर से बात कर रहा हूँ। ठीक है, हाँ, आज हो गया बेटा यहीं पे खत्म, टॉपिक ही खत्म हो गया। तो फालतू बात करने से अच्छा है कि आप प्रैक्टिस करिए, और हम लोग मिलते हैं अगले, ठीक है, हाँ, सेशन में। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।